नमस्कार। आप सभी का AIEF ऑल इंडिया एजुकेटर फोरम में सुंदर पटल पर आप सबका स्वागत है। मैथ्यूज के मैथ्यू सर जिन्हें हम कहते हैं, उनका हार्दिक आभार जिन्होंने हम सबको यहाँ पर मंच प्रदान किया। मैं उषा छाबड़ा एक शिक्षिका और एक कहानीकार हूँ और पिछले 25 वर्षों से हिंदी सेवा में लगी हुई हूँ। मैं इन दिनों देश और विदेश के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी भाषा के कौशलों का विकास। तो सबसे पहले बात तो ये करेंगे कि भाषा क्यों आवश्यक है। अगर मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ तो ये भी भाषा के द्वारा ही हो रहा है। यानी अपनी भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। चाहे हम कोई भी विषय पढ़ाते हों, चाहे हम इंग्लिश के हों, चाहे हम मैथ्स के हों, चाहे साइंस के हों, हर एक को भाषा की आवश्यकता है। क्योंकि विषय की जो ज्ञान है, विषय का जो ज्ञान है वो तो है, लेकिन हमें दूसरों तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वो है हमारी भाषा। इसलिए इसका बहुत अच्छे से बच्चे इस्तेमाल कर पाएँ, तो इसी की आवश्यकता है। और भाषा से अब मैं आती हूँ हिंदी भाषा की ओर। हिंदी भाषा अब सिर्फ भारत की नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो चुकी है। भारत के बाहर भी कई देशों में हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ा है। और आजकल विज्ञापन देखिए, नेटफ्लिक्स देखिए, कितने सारे चैनल सब कुछ हिंदी में ही कर रहे हैं। तो हिंदी इतनी आवश्यक है, लेकिन हमारी कक्षाओं में हिंदी का क्या हाल है? क्या हमारे बच्चे हिंदी से जुड़ रहे हैं? क्या उन्हें हिंदी रुचिकर लग रही है? हिंदी दिवस सामने ही है, तो हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही समसामयिक विषय है कि हिंदी के जो 4 कौशल हैं, उन पर हम बातचीत करें। तो हिंदी की चुनौतियाँ क्या हैं? बच्चे क्या इसको रुचिकर रूप से ले पा रहे हैं? क्या वे ठीक से लिख पा रहे हैं? तो ये सारे कौशल जो हैं, हमें उन पर ध्यान देना है और इन्हीं चारों कौशलों को हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। तो हिंदी भाषा के 4 कौशल कौन-कौन से हैं? श्रवण कौशल, वाचन, पठन एवं लेखन। तो आज हम सबसे पहले चलते हैं श्रवण कौशल के बारे में सुनने के लिए। श्रवण कौशल का विकास किस ढंग से किया जा सकता है और इससे हमें बताने जा रहे हैं श्रीमती सरिता दीक्षित जी, जो एआईएफ की रिसोर्स पर्सन है और जो बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल के हैदराबाद में हिंदी की विभाग अध्यक्ष हैं। तो सुनते हैं सरिता जी से। बहुत बहुत धन्यवाद उषा मैम, इस परिचर्चा में मुझे शामिल करने के लिए और जितने भी पैनल मेंबर्स हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने बताया कि भाषा जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है और भाषा के अंतर्गत हम कई कौशलों को सीखते हैं। भाषा को सीखना या ना सीखना, बात यहाँ पे ये नहीं है। ऑलरेडी सभी बच्चे जो है या फिर कोई भी मनुष्य बचपन से ही कोई ना कोई भाषा जानता है, मातृभाषा वो जानता है। मगर हिंदी जो है वह एक संपर्क भाषा है, भारत की वैसी भाषा है जो कई भाषाओं के बीच संपर्क स्थापित करती है। अगर ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है हिंदी, और हमें गर्व होना चाहिए कि अभी जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत मातृभाषा को, हिंदी को बहुत महत्व दिया जा रहा है। जो आने वाले समय में मातृभाषा पे हम बहुत सी चर्चा करने वाले हैं और जो हम विदेशी भाषाओं के अंतर्गत कम्युनिकेशन करते थे, जो संचार हम माध्यम करते थे, वो अपनी भाषाओं में हम प्रेषित कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक क्रांतिकारी एक कार्यक्रम होने वाला है भविष्य में। तो मैं जो बोलने वाली हूँ श्रवण कौशल के बारे में। श्रवण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जाने। श्रवण श्रु धातु से आया है, जिसका अर्थ है सुनने का कार्य करना। सुनने का कार्य हम दिन भर में बहुत सा कार्य करते हैं। हम सड़क पे जाते हैं, गाड़ियां आती हैं, सुनते हैं। हम टीवी की आवाज सुनते हैं, हमारे आसपास बहुत शोरगुल होता है, वो भी सुनते हैं। क्या वो कौशल है? जब हम सुनकर अपने दिमाग में, अपने मानस पटल पे किसी चीज को अंकित करते हैं और फिर वापस उसे अभिव्यक्त करें,
तभी वह कौशल के अंतर्गत आता है। तो एक कक्षा के अंतर्गत किसी छात्र में श्रवण कौशल की हम पढ़ाई क्यों करते हैं या उसका शिक्षण हम क्यों करते हैं? कक्षा में छात्र आता है, सुनता है बातों को, सुनकर समझता है, समझकर उसका चिंतन मनन करता है, चिंतन मनन करने के बाद वह अपने विचारों को व्यक्त करता है। यही है श्रवण कौशल। यानी कि श्रवण कौशल एक ऐसा माध्यम है जो हमारे अन्य भाषा के कौशलों का भी विकास करता है और साथ ही साथ बच्चे के जो उसका जो वैयक्तिक विकास है, यानी कि उसकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, उसका भी विकास होता है श्रवण कौशल के माध्यम से। कक्षा में कई ऐसी गतिविधियां होती हैं जो हमें पता ही नहीं है कि कितनी एक्टिविटीज हम करते हैं और वो श्रवण कौशल के माध्यम से होती है या पठन कौशल के माध्यम से होती है या लेखन कौशल के माध्यम से, ये हमें कई बार पता नहीं होता है। तो इसका आखिर उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है श्रवण कौशल का? श्रवण कौशल जो है व्यक्ति में या बच्चे में बहुत सारी हेजिटेशन, लाइक बच्चा बहुत डरा हुआ है, सुनकर जब वो चिंतन मनन करता है तो उसकी वाचन कौशल का विकास होता है, राइट। बच्चे में बहुत तरह की जो मैंने अभी तुरंत बताया कि वैयक्तिक विशेषता जो है, यानी कि बच्चा अपनी उच्चारण में उसकी सक्षमता आ सकती है, बच्चे के डर जो है वो गायब हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। मैं अपने इस कौशल को बताने के दौरान चर्चा करूंगी। तो इसका महत्व जो है इस प्रकार हम स्पष्ट कर सकते हैं कि बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद से ही सुनने लगता है और जो वो ध्वनियां सुनता है वो ध्वनियां उसके मन मस्तिष्क पे अंकित हो जाती है, जो उसके भाषा ज्ञान का आधार बनती है। और यही भाषा ज्ञान जो है बाद में स्कूली जीवन में, कॉलेज में और जीवन भर ये निरंतर चलती रहती है। इससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, ये बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ। एक शोध के अनुसार एक बच्चा अपनी कक्षा में लगभग 45% सुनने का कार्य करता है, 30% वाचन यानी बोलने का कार्य करता है और 25% लिखने और पढ़ने का कार्य करता है। यानी कि उसकी आधी शिक्षा श्रवण पे ही हो जाती है। अब ये डिपेंड है कि हम उस श्रवण में क्या दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसे कुछ भी सुना दे, और जैसे मैंने कहा कि श्रवण कार्य हम रोज इतने हमारे कानों में कई चीजें, कितनी चीजें सुनाई देती हैं, मगर वो कौशल के अंतर्गत कैसे आएगी, हम वो शिक्षण के अंतर्गत कैसे रखेंगे, ये बहुत ही मुख्य बात है। तो कक्षा के दौरान श्रवण शिक्षण का क्या उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चा सुनकर, समझकर उसको अभिव्यक्त करे, ये एक बड़ा उद्देश्य है। बच्चों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि बढ़े, क्योंकि बच्चे को एक कहानी सुना तो दी, लेकिन उस कहानी के अंतर्गत और क्या क्या चीजें हैं, क्या वो लेखक से परिचित है कि उस पाठ के अंतर्गत उसने और क्या क्या चीज देखा, क्या साहित्य के अंतर्गत सिर्फ एक कहानी या कविता होती है। हम कई चीजें पढ़ाते हैं हिंदी विषय में या फिर हम किसी भी भाषा के अंतर्गत, क्या वो सभी साहित्यों से परिचित है? ये बहुत जरूरी होता है कि बच्चों को हम ये परिचय भी दें कि ये निबंध है, इसे निबंध को हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर निबंध का वाचन अगर हम करें निबंध को, या फिर हम कई तरह की संस्मरण है, कई तरह की साहित्यिक गतिविधियां होती हैं जो कि बच्चों को पता ही नहीं है। नाउ श्रवण कौशल के माध्यम से बच्चे में धैर्य पूर्वक सुनने की क्षमता का विकास होता है। बच्चा जो है उसमें कंसंट्रेशन की भावना आती है। अगर बच्चा कक्षा में ध्यान लगाकर सुन रहा है, यानी कि वो कंसंट्रेट कर रहा है, और ये जो धैर्य का जब विकास उसके अंदर आता है, तो वह लाइफ टाइम तक उसके व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। बच्चे कई नए शब्द सुनते हैं रोज, कई मुहावरे सुनते हैं, कई पर्यायवाची शब्द सुनते हैं, कई शब्दों के विलोम अर्थ सुनते हैं। ये सभी जो शब्द भंडार है वो सुनने के दौरान उन्हें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, या फिर उनके व्यक्तित्व के विकास में काम आते हैं। क्योंकि जब बच्चा सुनकर खुद जब बोलेगा कहीं पे, स्टेज पे या फिर कहीं पे, तो उसके मस्तिष्क में वो शब्द भंडार जो है वो अंकित रहने चाहिए, और ये श्रवण के माध्यम से बहुत ज्यादा हम देखते हैं। नाउ फिर बच्चे जो है, अगर किसी बच्चे ने कोई कहानी सुनी,
कहानी में हम बहुत सी भावों का आदान प्रदान देखते हैं। कहानी जो है किसी ना किसी भाव को प्रकट करती है, किसी ना किसी शिक्षा को प्रकट करती है। क्या उस मतलब पठन के बाद या उस वाचन के बाद, उस श्रवण के बाद बच्चे में कुछ मौलिक शिक्षा का विकास हो रहा है? बच्चे क्या इमोशनल हो रहे हैं? क्या उसमें उनमें संवेदनाओं का विकास हो रहा है? ये भी श्रवण कौशल के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं और बच्चों के विकास को हम देखते हैं। बच्चों के उच्चारण बड़े स्पष्ट होते हैं जब वो लगातार कोई भी मतलब अगर वो पाठ सुनते हैं तो, क्योंकि हम लिखते समय ऑफ कोर्स हम मतलब उनकी मात्राओं का ध्यान देते हैं, बहुत सी चीजों का ध्यान देते हैं, हम उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन का ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं या बच्चे जब सुनते हैं ध्यान से तो वो देखते हैं कि वक्ता क्या बोल रहा है, टीचर क्या बोल रहा है और उसका उच्चारण कैसा है। साथ ही साथ अगर उसे कोई फिल्म भी दिखाया जाए उसमें भी उसे ज्ञात होता है कि हाँ भाई ये इसका उच्चारण ये होना चाहिए। तो उसके उच्चारण जो है जो भाषा के अंतर्गत एक बहुत ही प्रमुख वस्तु है, उसको उसका भी उनका विकास होता है। तो कई उद्देश्य हैं श्रवण शिक्षण के जो हम अपनी कक्षा के दौरान हम उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि श्रवण कौशल के दौरान कुछ ना कुछ ऐसे कारक या कुछ ऐसे घटक होते हैं जब हमारे वो उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते। तो क्या है, जब भी बच्चा कक्षा में हो, कक्षा का जो माहौल है, कक्षा का जो एनवायरनमेंट है, वो जरूर देखें कि क्या वो शांत है, क्योंकि अगर वहां पे डिस्टर्बेंस है, कोई और गतिविधि हो रही है, बच्चा ध्यान नहीं लगा पाएगा, बच्चा ध्यान से नहीं सुन पाएगा। ये बहुत आवश्यक है, भले ही हम कक्षा के अंदर वो गतिविधि करा रहे हो या फिर कक्षा के बाहर करा रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे को अगर आपके पाठ में, आपके श्रवण कौशल के गतिविधि में रुचि नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे आती है वो बच्चे और शिक्षक के बीच में एक तालमेल की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे बच्चा अगर शिक्षक को पसंद करता है तो मैं इसकी गारंटी देती हूँ, क्योंकि कई बार ये कक्षाओं में देखा गया है, बच्चा जरूर सुनता है, वो क्वेश्चन पूछेगा, वो आंसर देगा। बहुत सी बातें होती हैं जो शिक्षक को ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे से किस तरह से अपनी तालमेल बिठाए। ठीक, शिक्षक का अगर उच्चारण स्वयं ही अशुद्ध हो, बच्चा क्यों सुनेगा उसे, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद इससे शुद्ध तो मेरे घर में बोला जाता है। तो शिक्षक को इस चीज का ध्यान रख के ही कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। बच्चों के उच्चारण की जो हम अक्सर बच्चों की गलतियां निकालते हैं, कई बार बच्चे हमारी गलतियां निकाल लेते हैं और जब वो पॉइंट आउट करते हैं तो हमें ये लगता है अरे ये चुप रहो, हम तुरंत उसे बोलते हैं चुप रहो, चुप रहने का हक क्या हमने दिया है? मतलब हम अपने आप की गलतियों को हम कभी मानते हैं? तो अगर बच्चा ये कहे, मेरा एज एक अध्यापिका के तौर पे मेरा ये मानना है कि जब बच्चा आपकी गलतियों को आपके समक्ष रखता है तब आप एक अच्छी शिक्षिका बन सकती हैं। क्योंकि आपने हो सकता है कि पास्ट में या फिर भूत में कभी ना कभी कुछ बातें बताई होंगी, उसको नियम बताए होंगे कि हाँ ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे बोला जाता है, ऐसे सुना जाता है, और जब बच्चा वही आपको दोहरा के बोल रहा है कि मैम आपने मुझे बताया था कि ऐसे होता है, आपने खुद अनुकरण क्यों नहीं किया? ये एक बड़ी बात होती है एक शिक्षिका के लिए कि वो खुद तो पहले सुने बच्चे को, तब तो दूसरे बच्चों को बोलेगी कि तुम क्यों नहीं सुन रहे हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कक्षा का वातावरण कैसा है, बच्चे की रुचि कैसी है, बच्चे की स्वस्थता का ध्यान रखें। बच्चा अगर अस्वस्थ है तो बहुत उसको फोर्स नहीं करें कि बच्चा सुनेगा ही सुनेगा। और कभी कभी ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं जब बच्चा हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ बच्चा सुन रहा है, मगर हो सकता है कि उसकी जो कानों में या फिर श्रवणेंद्रियों में कुछ दोष हो। और ये ज्ञात कभी कभी उनके पेरेंट को भी नहीं होता है, कभी कभी हमें भी नहीं होता है, तो हो सकता है कि उसे चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता हो। तो बच्चे पे सीधे दोष डालना कि तुम नहीं सुन रहे हो मेरी बातों को, तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो, इससे पहले इन सब घटकों को, इन सब कारकों को पहले जान लेना जरूरी है कि क्या कारण है कि बच्चे कक्षा में सुन नहीं रहे। और इसमें शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं जैसा कि मैंने अभी कहा कि सबसे पहले तो शिक्षक को एक अच्छा श्रोता पहले बनना चाहिए, तब वो बच्चों को आप बता सकते हो कि तुम अच्छे श्रोता हो, तुम मुझे सुनो।
पहले हमें एक शिक्षक के तौर पे हमें बच्चों को सुनने की आदत डालनी चाहिए। बच्चा कभी-कभी कक्षा में कुछ नई-नई बातें लेके आता है और हमें अपने पाठ को कंप्लीट करने की बहुत जल्दी रहती है। क्यों? बच्चा आपसे कुछ उत्सुकता पूर्वक आपसे कुछ पूछना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है और आप बोल रहे भाई लेसन कंप्लीट करें। नहीं, बच्चे को पहले सुने। जब आप उन्हें सुनेंगे, बच्चे को आप में रुचि आएगी। बच्चा अवश्य आपको सुनेगा क्योंकि उसे भी ये पता है कि ये मेरी बातों को समझना है तो मैं इनकी बातों को क्यों ना समझूं, राइट? बच्चे को कभी-कभी क्या होता है कि कुछ शिक्षक मैं एक शिक्षिका हूं मगर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने कक्षाओं में ऐसा देखा है कि शिक्षक कभी-कभी अपने ज्ञान का भंडार लेके जाते हैं कक्षा में और ये जानते ही नहीं है कि उस बच्चे को कितना आता है। अपनी हिंदी का ज्ञान बहुत ही धारा प्रवाह के साथ दिए जा रहे हैं। अरे भाई बच्चा देखो जो एक नई भाषा सीखने आया, मैं इस उस जगह की बात की क्योंकि मैं एक हिंदी प्रदेश में कार्य करती हूँ और यहाँ पे तेलुगु और तमिल और साउथ इंडियन भाषाएं उनकी मातृभाषा है और यहाँ पे क्या है कि हिंदी एक समझ लीजिए एक विदेशी भाषा है यहाँ पे और उन्हें समझाना और ऐसे में आप उन बच्चों को जिन्हें उस भाषा में इंटरेस्ट है, रुचि है, आप उनकी रुचि को तो पहले ही दिन अरुचि में बदल रहे हैं। तो इतने बड़े-बड़े शब्द भंडार लेके जा रहे हैं और बच्चे को पता ही नहीं है। तो कृपया इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चे का स्तर क्या है। ग्रेड 1-2 का बच्चा और आपकी बड़ी-बड़ी हिंदी की भाषण वो नहीं समझेगा, उसे लगेगा व्हाट मैं सुन क्या रहा हूं। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वक्ता का उच्चारण जो बार-बार मैं बोल रही हूँ, जो शिक्षक है उसका उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी-कभी बच्चा जो है घर में कुछ सुनता है, अपने मित्रों की मंडली में कुछ सुनता है, शिक्षक के द्वारा कुछ अलग सुनता है। बच्चे की भावना क्या होती है कि वो शिक्षक को बहुत अनुकरण करता है। अगर वो शिक्षक के बताए हुए शब्दों को, वाक्यों को घर ले जाता है, माता अगर कहती भी है कि नहीं सही है, मैं जो कह रही हूँ वो सही है, वो सीधे माँ की बात को काटता है और कहता है कि नहीं नहीं मेरी मैम सही है। और जब उसे ये ज्ञात होता है कि मैम ने गलत पढ़ा दिया, मैम ने गलत उच्चारण किया है, तब उस बच्चे को कैसे आप में रुचि रहेगी। बच्चे को कभी भय ना दिखाएं कि तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। स्ट्रिक्ट होना सही है लेकिन कुछ जगहों पे बच्चा हमेशा इस एक खुशी के माहौल में पढ़ना चाहता है। एक भय वाले अध्यापक का चेहरा उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक उदाहरण मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने तारे जमीन पे फिल्म तो देखी होगी, उसमें जो हिंदी के जो अध्यापक थे तिवारी सर, किस किस को याद है? अगर वो कल्पना, अगर वो चेहरा आपके सामने आएगा, हम खुद एक शिक्षक होकर हमें लगेगा कि हिंदी के अध्यापक अगर ऐसे होते तो फिर हम क्यों हिंदी पढ़ा रहे हैं, राइट? तो बच्चों को वैसे अध्यापक नहीं बल्कि हंसते चेहरे, आप हंसेंगे बच्चा भी हंसेगा। हम कक्षा में जाते ही सीधे पृष्ठ संख्या 12 खोलिए, हाँ दूसरा अनुच्छेद पढ़ना शुरू करें। कितना बोरिंग है ये। क्या बच्चा अट्रैक्ट होगा? जो बच्चा अभी तुरंत मैथ पढ़ के आया है, तुरंत साइंस पढ़ के आया है, अचानक वो हिंदी में आ रहा है और उसे लग रहा है कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब अच्छा, उसके दिमाग में ऑलरेडी मैथ साइंस घूम रहे हैं, हिंदी में कैसे रुचि लेगा अचानक, जब उसकी जो गतिविधि है वो इस तरह की, मतलब उसका दृश्य क्या होगा, वो कैसे इंटरेस्ट लेगा। उषा मैम ने एक बार मुझे कहा था क्यों ना कक्षा में शुरुआत करें मुखौटे पहनकर जाएं, क्यों ना कक्षा में जब हम प्रवेश करें तो कुछ ह्यूमर लेके जाएं, कोई कविता लेके जाएं, कभी हम अपना मेकओवर करके जाएं, कभी डांस करते हुए जाएं। बच्चे भी तो भाई इन अपने मतलब रिफ्रेशमेंट उन्हें भी तो जरूरी है। एक विषय से दूसरे विषय पे तुरंत आए हैं वो, तो उन्हें रिफ्रेशमेंट तो जरूरी है। तो ये कुछ गतिविधियां हैं जो शिक्षक के तौर पे बहुत आवश्यक होती है ना। हिंदी भाषा की बात हम कर रहे हैं। हिंदी भाषा जो है भारत की बहुत ही समृद्ध भाषा है और इसमें भारत के विभिन्न इलाकों की शब्द जुड़े हुए हैं। एक शिक्षक के तौर पे अगर आपको खुद उन शब्दों का ज्ञान नहीं है और वे छात्र जो कि विभिन्न विभिन्न इलाकों से आए हुए हैं, उन्हें आप कैसे समझाएंगे? तो एक शिक्षक के नाते आपको भी अपनी भाषा पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है।
कि हाँ भाई, अगर वो साउथ में इस शब्द को ये कहा जाता है और वो हिंदी में प्रचलित हो गई है, तो हमें वो जानकारी बहुत आवश्यक है ना। ऐसा कभी कभी होता है कि भाई हिंदी यानी कि शुद्ध हिंदी, पारंपरिक हिंदी नहीं। आप स्वयं ही बहुत सी कक्षाएं पढ़ाते हैं, उसमें अवधि का समावेश है, ब्रज भाषा का समावेश है, नॉर्थ इंडिया के साथ साथ अब तो साउथ इंडिया के, और कई तो अंग्रेजी भाषा के भी समावेश है। तो जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो ये ना देखें कि बच्चा सिर्फ उसी शब्द को जानता है जो अपनी मातृभाषा से लेके आया है। उस भाषा को, उस शब्द को आप अपनी हिंदी में कैसे बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको वो शब्द जानना बहुत आवश्यक है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो शिक्षक के तौर पे हमें अपनाना चाहिए, और बच्चों के साथ जितना मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे, बच्चे भी हमारे प्रति उतना ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे और कक्षा में उपस्थित रहेंगे। कई ऐसी गतिविधियां हैं जो मैंने ऑलरेडी बताया कि हम गतिविधियों पे चर्चा करेंगे कि कैसी गतिविधियां हम कर सकते हैं। दरअसल हम कई गतिविधियां करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो गतिविधियां हम क्यों करते हैं। हम कक्षा में कर तो लेते हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकलता है? श्रवण कौशल के अंतर्गत क्या सिर्फ सुनना ही एक कौशल है? जब बच्चे सुनते हैं, उनके उच्चारण में स्पष्टता आती है, बच्चों का डर भागता है, बच्चा प्रोएक्टिव बनता है, ये सभी तो उसके स्किल के ही, उसके कौशल के ही अंग हैं। तो इन गतिविधियों को अपनाने से पहले और इनको कक्षा में प्रस्तुत करने से पहले एक प्लान करना बहुत आवश्यक है। अगर बच्चों को प्री प्लान कर दिया जाए कि कल हम रोल प्ले करने वाले, आज हमने ये पाठ पढ़ा, आज इस पाठ को हमने समझा, क्यों ना इस पे कल रोल प्ले किया जाए। बच्चे बड़े उत्सुक होंगे, बच्चे आपसे बोलेंगे मैम कौन कौन से कैरेक्टर होंगे, मैं ये कैरेक्टर करूंगा, मैं ये कैरेक्टर करूंगी। बच्चे खुद आपसे पूछेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब बच्चों को पहले से पता रहेगा कि मुझे ये करना है, वो उत्सुक रहेंगे, वो आपस में डिस्कशन करेंगे। आपका काम तो आधा वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि कक्षा में मेरा मानना है कि शिक्षक का दायित्व तो ये नहीं है कि जाके बोर्ड पे ये लिखवा देना और पढ़वा देना ही कार्य नहीं होता है। बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना भी हमारा ही कार्य है, और ये भाषा के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी एक्टिविटीज के थ्रू। तो कई ऐसे गतिविधियों पे मैं चर्चा करूंगी। एक तो जो हम अक्सर करते हैं, सस्वर वाचन रेसिटेशन जो करते हैं, इसमें हम कुछ तब्दीलियां ला सकते हैं, और अक्सर लाए भी है, कई अध्यापक करते भी हैं। सस्वर वाचन के दौरान सिर्फ शिक्षक का ही कार्य नहीं है कि वो वाचन करे और बच्चा सुने, ये अब बोरिंग बात हो गई है। बच्चों को मौका दीजिए कि वो वाचन करे, वो पढ़े, वो बोले, और दूसरे बच्चे जब उसका अनुकरण करते हैं, दूसरों बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आता है। वो बच्चे जो जिन्हें थोड़ा डर लगता है स्टेज पे आने पे, वो भी उन्हें सुनेंगे और वो भी चाहेंगे कि मैं भी पढ़ूं। और जब वो ध्यान से किसी अपने ही सहभागी को, अपने सहपाठी को देखता है कि भाई वो अच्छा पढ़ रहा है, मैं क्यों ना पढ़ूं, बच्चों में से कॉन्फिडेंस आता है और वो उनकी श्रवण कौशल भी विकसित होती है। कक्षा में जब भी आप कोई भी पाठ्य पुस्तक पढ़ाएं, कोई भी लेसन पढ़ाएं, कोई पाठ पढ़ाएं, वो कोई भी किसी भी विधा की हो, साहित्य की, निबंध हो या कहानी हो या कविता हो, कृपया बच्चों से प्रश्न उत्तर जरूर करते रहें। यानी कि अगर आपने एक अनुच्छेद पढ़ाया, उससे पूछिए कि क्या क्या चीज इसमें आपने सीखा, क्या क्या इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। बच्चों को भाषा संबंधी कई चीजें उस पे समझ में आ सकते हैं कि हाँ इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा। यस, और कई गतिविधियां हैं जैसे श्रुतलेख। श्रुतलेख जो है बहुत ही अच्छी गतिविधि है। इसमें हालांकि आपके लेखन क्षमता का विकास होता है, लेकिन बच्चे जब सुनेंगे ध्यान से, उसका उच्चारण जब सुनेंगे, तभी उसका विकास अच्छे से हो पाएगा। भाषण एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम उषा मैम, मैं 2-4 मिनट और लूंगी, बस मेरा समय तुरंत ही खत्म होने वाला है। मैं बस एक बात बोलना चाह रही हूँ, सरिता जी, सब जो वहाँ उपस्थित है उनको पता लग रहा है कि आपके पास ढेरों बातें हैं, है ना? हाँ, तो हम एक दिन अलग से एक-एक कौशलों को भी लेंगे, है ना? इससे जल्दी से हम वाइंड अप करेंगे और फिर हम आगे करते हैं ना। तो भाषण कौशल हम ले सकते हैं, जो कि श्रवण कौशल का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। जब बच्चे को ये बोला जाए कि अगर ये आपका सहपाठी भाषण देगा तो उसके भाषण के बाद आपसे कुछ प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, बच्चा बड़े ध्यान से वो भाषण सुनेगा। वाद विवाद एक ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत बच्चा जब एक ग्रुप को, एक समूह को सुनता है, तो दूसरे समूह को अलर्ट होकर सुनना पड़ता है कि हाँ अब मैं इसका उत्तर कैसे दूंगा।
राइट। रोल प्ले, जो कि मैंने बताया कि रोल प्ले के माध्यम से बच्चे सुनते भी हैं और वाचन की भी उनका विकास होता है। और इसके साथ साथ जो हमारी मौलिक सामग्रियां हैं, हम कक्षा में कोई भी वस्तु को लेके जा सकते हैं और उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस पर ये बताओ, ये संज्ञा है या क्या है, कौन सी संज्ञा है। ये छोटी छोटी कक्षाओं में हम इस पे चर्चा कर सकते हैं ना। मल्टीमीडिया बहुत बड़ा योगदान करती है हमारे श्रवण कौशल में, जैसे टेलीविजन है, ग्रामोफोन है, इन सब का भी हम बहुत उपयोग कर सकते हैं अपने श्रवण कौशल में। तो कई ऐसी गतिविधियां, चूंकि उषा मैम ने कहा कि हमारे पास समय कम है, तो मैं बस इनका मूल्यांकन कैसे करना है इस पे थोड़ी चर्चा करते हुए मैं अपने आप को रोकती हूँ। कक्षा में जब बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा, उस पे आपसे प्रश्न पूछेगा, तो अब समझिए कि वो बच्चा आपको सुन रहा है। जब आप उससे प्रश्न पूछेंगे, वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे, तो समझिए कि बच्चे के श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। बच्चा जब ये कहता है कि मैम मुझे और सुनना है, मुझे और भी इंटरेस्ट है आपके वाचन में, तो वो यानी कि उसके श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। और बच्चा जब आपके गुणों से बहुत प्रभावित होगा, मैम कल भी आप सुनाओगे ना, तभी आपके वाचन कौशल का, शिक्षक के और बच्चों के श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। तो मैं अपने प्रतिभागियों को मौका दे रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही आज बोल दिया है। तो एक और सेशन, ऑफ कोर्स उषा मैम ने जैसा कहा है कि और थोड़ा लंबा समय लेकर हम कभी और करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। तो यस उषा मैम, ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत सारी आपने गतिविधियाँ बताई सरिता जी, बहुत ही कमाल की गतिविधियाँ, बहुत ही अच्छा लगा और ज़रूर हम एक बार और उठाएँगे इस विषय को। तो आपने जो बातें बोली बहुत ही सटीक बोला और एक बात मैं जोड़ूँगी कि बच्चे का हो सकता है घर में आज कोई समस्या चल रही है। वो बच्चा मानसिक रूप से कक्षा में उपस्थित नहीं है। कई बार हम उस पर चॉक फेंक देते हैं, वो बच्चा सकपका जाता है, सब लोग देखकर हँसते हैं। इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि हो सकता है बच्चे के घर में कोई परेशानी है। वो क्यों नहीं आपकी बात सुन रहा, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। और साथ में आपने जो बात की बहुभाषिकता की, वो बहुत ही सही बात बोली आपने। और इस तरह से हम अगर अपनी कक्षा को रोचक बनाएँगे, तो अवश्य ही बच्चा आपकी क्लास में बैठना चाहेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सरिता जी, बहुत ही अच्छी शानदार सारी गतिविधियाँ थी। और अब हम चलते हैं वाचन कौशल की ओर और ये इसके बारे में बताने जा रही हैं डॉक्टर तरुणा दधीच जी, जो कि एआईएसएफ की रिसोर्स पर्सन है और सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो कि भीलवाड़ा के हैं और टीजीटी हिंदी है, वहाँ पर पढ़ा रही हैं। तो आपका स्वागत है तरुणा जी। सादर अभिवादन। थैंक यू मैम, उषा मैम, आपने मुझे आमंत्रित किया और हमारी दर्शक दीर्घा से जुड़ चुके सभी दर्शकों को, जो हमें सुन भी रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। जैसा कि अभी मेरी दोनों विदुषी मित्रों ने आपको हमें परिचित करवा ही दिया है कि भाषा में कौशलों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, क्या उद्देश्य है उनके। तो इन भाषा कौशलों की जो एक प्रमुख विशेषता है, वह है क्रमबद्धता। सबसे पहले क्रम पर जो आता है श्रवण कौशल, मैम सरिता ने अभी हमें बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया है। अब मैं उसकी अगली कड़ी में आना चाहती हूँ, वह है वाचन कौशल। चूंकि वाचन कौशल एक अभिव्यक्तात्मक कौशल है, जिसमें हम, अगर हमारे पास भाव है, विचार है, हमारे पास तथ्य है, कथा वस्तु है, लेकिन हम उसे किसी के सामने प्रकट करना चाहते हैं और हमें प्रकट करने का तरीका नहीं पता है, कौशल नहीं पता है, तो वह निस्सार है। उसका कोई अर्थ नहीं कि हमारे पास कितनी अच्छी कथा वस्तु है, हमारे पास बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छी अच्छी भाषा हम यूज कर सकते हैं, उसमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम जब दूसरों के सामने व्यक्त करना नहीं जानते हैं, तो वह वाचन, वहां पर वह हमारा निरर्थक हो जाता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि वाचन कौशल में हम किस प्रकार पारंगत हो सकते हैं। और वाचन कौशल बालकों का, जैसा कि अभी मैम सरिता ने बताया कि श्रवण कौशल और वाचन कौशल दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, जब थोड़ा बड़ा होता है, तब वह सुनकर उन शब्दों का उच्चारण करना सीखता है, उनका वाचन करने का प्रयास करता है। तो जब बच्चा अच्छे से सुनेगा, उसका वाचन करेगा, पानी तो पा से जब वह शुरू करता है, तो वहीं से, और अपने घर में अपने इर्द गिर्द जो परिजन है, वह किस प्रकार अपने हाव भाव के साथ अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं, जब बच्चा यह देखता है, तो अपनी वाचन कला में उसी प्रकार समाहित करता जाता है और वहीं से शुरू हो जाता है उसका वाचन कौशल में प्रवेश करना। और शिक्षक होने के दायित्व में, शिक्षक होने के नाते हमारा
यह परम कर्तव्य हो जाता है कि हम बालकों को मात्र पुस्तकीय ज्ञान ना दें, उन्हें वाचन कौशल में भी पारंगत करें, क्योंकि आज का जो यह समय चल रहा है जिसमें हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को स्थापित करना चाहता है नवीनतम जानकारियों से किस प्रकार वह अवगत हो, नवीनतम जानकारियों से अपने सहयोगी सहभागी को वह उन्हें अवगत कराएं, तो वह आवश्यक हो जाता है कि वह वाचन उसका बात कहने का तरीका किस प्रकार का है। तो बात कहने का तरीका, जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे जो यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं लोग, बहुत सारे बात अगर उत्तर देने की कला, शब्द चयन मात्र यही नहीं है, हमें आवश्यकता है कि बच्चे किस प्रकार अपना उत्तर देते हैं। मात्र वो उत्तर देना ही वहां आवश्यक नहीं है, उत्तर देने के लिए प्रभावी रूप से भी अपना उत्तर दें। चलिए मैं आगे आती हूँ कि यह अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आता है, लेकिन जब तक हमें इसके बारे में नहीं पता कि हम वाचन कौशल का महत्व क्या है हमारे जीवन में, तब तक हम बालकों को अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे। तो जब एक शब्द है मेरे पास, उत्सुकता, जैसा कि सरिता मैम के अभी पूरे वक्तव्य से मैंने एक शब्द निकाला है, उत्सुकता। जब हम बालकों में उत्सुकता का संचार करेंगे, हम बालकों को ऐसे विषय प्रदान करेंगे जो बालक के रुचिप्रद हैं, जो बालक को रुचिप्रद लगते हैं या अपने आसपास उन चीजों को देखते हैं, उनकी जानी पहचानी चीजों पर जब हम बोलने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं, तो बच्चा बड़े इंटरेस्ट के साथ उन चीजों पर बोलने का प्रयास करता है। अभी हाल ही का एक विषय है कि वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, सुबह 7 बजे की एक लाइव कक्षा के दौरान, कक्षा 9 में मैं कक्षा ले रही थी, तो मैंने छात्राओं से कहा कि बच्चों आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। इस मौसम के बारे में जब इस मौसम को हम देखते हैं तो सभी के मन में अलग अलग कल्पनाएं आती, तो आप क्या सोचते हैं? मैंने तुरंत एक विषय दिया कि बारिश और मैं, इस विषय पर आप लोग 4 से 5 पंक्तियों में अपना वक्तव्य मुझे सुनाएंगे, और अभी लाइव कक्षा के दौरान ही। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिसमें उन बच्चों ने कहा कि मैम हम लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। कुछ बच्चों ने, फिर मैंने उन्हें अपना उदाहरण दिया, अगर मुझे बारिश के मौसम में आज मान लो मेरे पास छुट्टी होती, तो मैं अपना चाय का कप बालकनी में लेकर बैठती, या मैं गार्डन में बैठकर मैं कोई जो मुझे बाकी काम होता मैं वह निपटाती, या मैं बालकनी में बैठकर कोई उपन्यास पढ़ने का काम करती। तो यकीन मानिए जो बच्चे ये बोल रहे थे कि मैम हम लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, उन्होंने मेरा जो ये था, उनको ऐसा लगा कि शायद हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर अपना परिचय दिया। मैम हम अपनी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, उन्हें बाहर गार्डन में घूमने के लिए ले जाएंगे, बारिश तो नहीं आ रही लेकिन बहुत अच्छा मौसम है, कोई मम्मी से पकोड़े बनवाने की बात करता है। तो इस प्रकार से बच्चों को जो मैंने उत्सुकता जगाई, जो अच्छे से मैंने उन्हें विषय प्रदान किया, तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व होकर अपना अच्छे से अच्छा वाचन, अब वाचन कौशल के क्या महत्व है कि हम किस लिए वाचन कौशल आवश्यक हो जाता है कि अवसर के अनुकूल अगर उनके पास विचार थे, लेकिन उन्होंने उस अवसर को जानकर अपने विचार व्यक्त नहीं किए, तो फिर उनके विचारों का वहां कोई महत्व नहीं रह जाता है। अपनी बात को व्यक्ति प्रभावी पूर्ण तरीके से लोगों के समक्ष प्रकट करे, इसलिए वाचन कौशल का बहुत महत्व है। पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे, यहाँ वाचन कौशल का महत्व हो जाता है। क्योंकि हमारे इधर राजस्थान में एक लोकोक्ति प्रचलित है कि जो व्यक्ति बोलता है उसके चने भी बिक जाते हैं, और जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है उसके सिके हुए चने अर्थात भुने हुए चने भी पड़े रह जाते हैं। यहाँ पर बात आती है आपके बोलने की कला कैसी है। अगर आपने बोलकर लोगों को अपने पक्ष में ले लिया है, अपने कौशल को आपने अच्छे से अपनी वाचन कला से उन्हें प्रभावित किया है, तो व्यक्ति जो बिना सिके हुए चने उन्हें ही खरीदने के लिए विवश हो जाएगा। तो यहाँ आवश्यकता है कि हमारे व्यक्तित्व को हम दूसरों के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। चलिए, हम संवाद के दौरान बच्चों से हम वार्तालाप जब करते हैं, तो अपने विचारों का बच्चे विश्लेषण किस प्रकार करें, विश्लेषण करते हुए वे हमें समझाएं, तो बच्चों का वाचन कौशल वहां पर निखर कर आ सकता है। और ऐसे बहुत से महत्व हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें बच्चों के वाचन कौशल को पारंगतता देने के लिए, उनमें निपुणता लाने के लिए प्रयास करने चाहिए। अभी जैसे हम हाल ही में जो इस वैश्विक महामारी के दौर में जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसी गतिविधियां आपके सामने शेयर करना चाहूंगी, आपसे बताना चाहूंगी कि हम किस प्रकार आप कक्षा में कुछ हम वाचन प्रतियोगिता करवाने सकते हैं। जैसे मैंने विषय दिया, मैं संस्कृत की कक्षाएं भी लेती हूँ, हिंदी संस्कृत दोनों एक दूसरे की लगभग एक ही भाषाएं हैं। मैंने बच्चों से कहा है कि आप बालक शब्द कल मुझे कक्षा में बोलकर सुनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कंपटीशन रख दिया, अच्छे से पोस्टर निर्माण किया, और कक्षा में मैंने उसको प्रेषित कर दिया कि आपका इस दिनांक को वाचन कौशल का एक बालक शब्द, बालिका शब्द और इनका कक्षा में ओरल टेस्ट होगा, और ये टेस्ट नहीं, एक कंपटीशन है। तो बच्चों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और कंपटीशन हो जाने के पश्चात बच्चों में ये जिज्ञासा थी कि मैम इसमें फर्स्ट कौन आ रहा है, मैम इसमें सेकंड कौन आ रहा है। तो वहां पर जब बच्चों को ये सिखाया गया कि आप विसर्ग का उच्चारण कैसे करेंगे, आप जहां पर म जिसमें हलंत वाला वर्ण है उसका उच्चारण आप कैसे करेंगे,
तो बच्चे वहां पर बालक शब्द, कक्षा 6 की बात है, फल शब्द, बालक शब्द, बालिका शब्द, उनको बड़ी जिज्ञासा परक उन्होंने उस कंपटीशन में भाग लिया। तो मैंने वाचन कौशल को बढ़ाने के लिए वहां एक उसको कंपटीशन का रूप दे दिया। तो बच्चों ने कक्षा और नियम बनाए कि हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना आवश्यक है और उसको मेरी तरफ से कुछ भी प्राइज मिलेगा। तो बच्चे बहुत खुश थे। जब भी हमारी पीटीएम होगी तब बच्चे आएंगे और जो भी इसमें हुआ है उनको सर्टिफिकेट भी मैंने अपनी सिस्टर से बात करके उनके लिए बना दिए। तो वहां बच्चे बहुत अच्छे माहौल में उन्होंने भाग लिया। आप स्क्रीन पर एक चित्र बना दीजिए। जैसे मैंने एक बच्चों को चित्र दिया, एक पेड़ के नीचे एक बच्चा उदास बैठा हुआ है और दो व्यक्ति उनसे हंसते हुए पास से निकल रहे हैं। अब आप इस चित्र को देखकर क्या कल्पना करते हैं? बच्चों के पास बहुत सारे उत्तर थे। किसी बच्चे का, सबके अलग अलग मस्तिष्क की अलग अलग कल्पनाएं कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसके घर पर कुछ घटित हुआ है, या दो व्यक्ति उस पर हंसते हुए क्यों जा रहे हैं। तो बच्चों ने वहां पर उस अवसर को, यानी उस चित्र को देखकर किस प्रकार अपनी बात को वहां पूरी कक्षा के सामने प्रकट किया। यही है वाचन कौशल। किसी बच्चे का आशय था कि इस बच्चे, अब बच्चों ने वहां पर किस भाषा का प्रयोग किया है। मुझे बच्चों को समझाना पड़ा कि आप इसमें साहित्यिक भाषा के शब्द प्रयोग करें। बस आप बच्चों को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में बातचीत करके बच्चों का वाचन कौशल निखार सकते हैं। हमें औपचारिक रूप में, हम शिक्षक हैं तो औपचारिक रूप में बात करें, और जो बच्चे इन सब चीजों से पिछड़ते जा रहे हैं उन्हें हम अनौपचारिक रूप में अपने फेवर में लेके उनसे बात कराने और उनके भावों को निकालने का जब हम प्रयास करते हैं तो वहां वाचन कौशल में बच्चे निपुण हो सकते हैं। और जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि आप वाचन कला में निपुण हो। जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं, जो बोलने में हिचकते हैं, जो पीछे की तरफ रहते हैं हमेशा, उन बच्चों को आप किस प्रकार निखार कर लाएं। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं। कविता प्रतियोगिता का आप कक्षा में करवा सकते हैं। इसी के साथ आप कहानी लेखन, मान लीजिए आपने संकेत बिंदु दे दिए, कुछ प्रस्थान बिंदु बच्चों के सामने रख दिए हैं। इन प्रस्थान बिंदुओं को पढ़कर आपके मस्तिष्क में क्या कहानी निकल कर आ रही है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो बच्चे उस कहानी, उन संकेत बिंदुओं को पढ़कर अपनी अलग अलग कल्पनाएं करेंगे। अगर जिन्हें नहीं आ रहा है तो जो बच्चे बोलते हैं उनसे लेकर वे सुनने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी हमारे यहाँ श्रोता हैं जो कमेंट कर रहे हैं, उनमें भी एक मैम ने, सरिता मैम था शायद नाम उनका, उन्होंने अभी यही बताया था यहाँ पर। और एक चीज और है कि बच्चे मुख सुख के कारण, जैसे हम लोग भी मुख सुख, आपने नाम सुना होगा कि हम मुख सुख के कारण किन्हीं शब्दों को छोटा करके, संक्षिप्त करके बोलते हैं। जैसे डाकघर, डाकघर को हम डाकघर लिखते हैं, लेकिन जब हम इसको अपनी कंटिन्यूटी में लाते हैं, आज मैं डाकघर गई, तो डाकघर में डाक घ को हमने ग कर दिया। और जैसे बातचीत के दौरान मैंने ये कहा, लेकिन हमने वहां बातचीत कर दिया, तो वहां च की जगह पर मैंने कुछ और वर्ण का इस्तेमाल कर दिया। तो बच्चों को वहां पर उच्चारण उनका सुधारने के लिए हमें ये आवश्यक हो जाता है कि मुख सुख तो है, लेकिन उस मुख सुख को हम क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। हिंदी भाषा की यही विशेषता है। आप अंग्रेजी में तो कट पुट यू का प्रयोग आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में जैसा हम बोलेंगे वही लिखेंगे। आपने डाकघर बोला है तो बच्चे वहां घ को हलंत वाला ही बताएंगे। तो मुख सुख और मुख का जो व्याघात है उसको भी ध्यान में रखकर बच्चों का उच्चारण और बच्चों का वाचन देखना आवश्यक हो जाता है। यस मैम, जागृति मैम, चित्र कथा का वर्णन करवा के भी हम बच्चे जो हमारा विचार व्यक्त करेंगे उनमें भी वाचन कौशल का उनमें विकास हो सकता है। एक चीज, एक टेक्निक, अभी ये प्रौद्योगिकी का जो युग है, आप अपनी कक्षाओं में देखते होंगे बच्चे हमसे ज्यादा अधिक प्रौद्योगिकी यूज करने लगे। हम पूछेंगे मैम बेटा ये यहाँ पर गूगल मीट में ये आजकल बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आया है, तो मेरे से पहले तो बच्चे बोल जाते हैं यस मैम, आप इसको ब्लर कर सकते हैं, आप इसको ये कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे शिक्षक प्रौद्योगिकी का यूज करें। अगर आप वहां पर बच्चों से हम ये कहें कि हम एक नाटक कंपटीशन करवा रहे हैं जिसमें आप अपना वीडियो बनाएं, वीडियो को कंपाइल करें, तो बच्चे बहुत अच्छे से यहाँ प्रौद्योगिकी का यूज करना भी सीख रहे हैं। बस उसका मिस यूज ना करें, प्रौद्योगिकी का यूज करना सीख रहे हैं। साथ ही वे वीडियो में अपने भाव को व्यक्त करेंगे, किस प्रकार वे अपना अभिनय करते हैं। अभिनय ही वाचन कौशल का जनक है ना। अभिनय, हम किस प्रकार किसी भी रोल को अच्छे से अच्छा वाचन कर पाते हैं। और बच्चे वीडियो बनाकर जब हम भेजेंगे और जब हम सबको उसके सामने दिखाएंगे तो बच्चे समझेंगे अच्छा मैंने यहाँ पर इस तरीके से बोला था, यहाँ मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। तो वहीं से निखर कर आएगी उनकी वाचन कौशल की निपुणता। तो अब इनका मूल्यांकन की बात करें, बच्चों ने किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग किया है, सरसता और मधुरता से वो बोल रहे हैं या नहीं, बलागात है या नहीं, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि बच्चों के वाचन कौशल में सुधार हो रहा है या नहीं। अब कुछ ऐसे क्षेत्रीय प्रभाव है जिनके कारण कुछ ऐसे प्रभाव, क्षेत्रीय प्रभाव हो सकते हैं जिनके कारण बच्चा शिक्षा को शिक्षा बोलते हैं या कक्षा को कक्षा बोलते हैं। उन क्षेत्रीय प्रभाव को ध्यान में रखकर, जैसा मैम सरिता ने भी बताया कि वो थोड़ा अहिंदी भाषी प्रदेश से बिलोंग करती है, तो ऐसे बच्चों को भी हम अच्छे से शुद्ध उच्चारण पर उनके ध्यान दें, शब्दों की बनावट और शब्दों का उच्चारण स्थान उन्हें समझाकर उन्हें बुलवाने का प्रयास करें,
तो शायद वे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि हम किस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा को कहाँ स्पर्श करते हैं और किस प्रकार हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शायद यहाँ मेरा टाइम कम हो जाएगा करते-करते, लेकिन सरिता जी का वक्तव्य जो था उत्सुकता और व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार में जब हम हमारे शिक्षकों के व्यवहार में जब हम सुधार करना शुरू करेंगे, तो शायद बच्चे हमें देखकर वैसा करने का प्रयास करेंगे। और बात यहाँ बस उत्तर देने की नहीं, उत्तर देने की कला हमें आनी चाहिए, उसमें अच्छे शब्दों का चयन होना चाहिए, ये सभी आवश्यक हो जाता है। हाँ, एक बात में और छूट जाएगी मेरी अगर मैं नहीं बोलूँगी तो, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं प्रश्न पूछने का तरीका, पैटर्न बदलता जा रहा है। ये नहीं कि आपने कोई कविता पढ़ी है तो कविता में कवि के भाव लिखिए, क्या प्रतिपाद्य है, उसका क्या उद्देश्य निकलता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या वह वर्तमान परिस्थिति में उपयुक्त है? क्या इसको पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि कवि ने उस समय के दौरान जो लिखी है कविता, वह आज के समय में चल सकती है? इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, तो तुरंत ही कक्षा में बच्चों से प्रश्न पूछे जाए। मनुष्यता कविता आप कक्षा 10 में पढ़ाने के पश्चात, अध्यापन के पश्चात मैंने बच्चों से पूछा, क्या मैथिली शरण गुप्त इस समय में होते और मनुष्यता कविता लिखते तो बच्चे क्या आज के समय में यह सार्थक थी जहाँ इतना भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, तो क्या वास्तव में मनुष्य वो मनुष्यता के गुण ला सकते हैं? तो बच्चे अपना किस प्रकार उत्तर देते हैं? क्योंकि मैंने पढ़ने के दौरान हमने उन्हें बहुत उदाहरण बताए कि मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो हमने जब उसकी सार्थकता स्पष्ट की, उदार गुणों को हमें समझाया, तो बच्चे अपने आप उसे समझ कर बोलेंगे कि नहीं मैम, आज के संदर्भ में यह शायद मैथिली शरण गुप्त होते तो वह शोचनीय विषय होता उनके लिए कि मनुष्यता कविता का अर्थ ही यहाँ पर कुछ और बदल गया है। तो बच्चों को इस प्रकार कक्षा समाप्त होने के पश्चात, मैम सरिता ने भी बताया था, समाप्त होने के पश्चात उन्हें उत्तर अपने मन से जानने का प्रयास करें। वाचन कौशल में वही निकल, खाली बोलने की कला के साथ ही नहीं, शब्द चयन कैसा है, उनका उच्चारण कौशल कैसा है, साहित्यिक भाषा है या नहीं, हमें यहीं से प्रयास करना है। तभी हमारी हिंदी भाषा का जो बच्चे वाचन कौशल में पिछड़ रहे हैं, उनको हम आगे ला सकते हैं और उनको हम अच्छे से अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम उषा। डॉक्टर तरुणा जी, आपने भी पूरी गतिविधियों की तो पूरी मतलब बाढ़ ही ला दी मैं कह सकती हूँ, इतनी सारी और एक से एक रोचक, और जिसमें से मैं जो वाइंड अप करूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि परिवार को जोड़ने वाली जो गतिविधियाँ हैं वो अगर करे ना तो बच्चा और उछल-कूद करके आता है और रुक नहीं पाता, बैठ नहीं पाता कि मैम मेरी आप सुन ही लो। तो हमें तो यही चाहिए कि बच्चा बोले क्लास में, और इस तरह की गतिविधियाँ जो आपने प्रौद्योगिकी की बात की, वाक़ई बच्चे बहुत आगे हैं हम लोगों से, और हम उनको ये सुपुर्द करते हैं, बेटा ये काम करना है, और वो अगली बार ही बस कर लेंगे, है ना? और उसके बाद चित्रों का प्रयोग आपने जो बोला वो, और मुख-सुख की जो बात की वो भी, और कई बार ऐसा भी होता है कि तितली शब्द है, तितली बोलते हैं इसे और तितली में त भी आधा लगाते हैं, तो ये भी बात हम बच्चों को समझा सकते हैं कि कई बार 3 अक्षर वाले जो होते हैं तो उसमें आधा कर देते हैं उनको। तो जो चूँकि आपने ये मुख-सुख की बात बोली, मुझे ये अच्छी लगी ये बात जो आपने बताई। तो बहुत ही है अच्छी बात, और ये जो बोला ना कि लाइफ स्किल्स की बात, कि पाठ तो पढ़ लिया लेकिन सिर्फ पाठ से प्रश्न ना होके हम वहाँ बाहरी दुनिया के साथ उसको जोड़ें, जो कि हमारे इस बार अभी एनईपी 2020 में भी बहुत सारे स्किल्स की बात की गई है। तो जो भाषा शिक्षण है वो खाली हमारी हिंदी के पाठ पढ़ा दिए, उसके प्रश्न उत्तर कर दिए, वो नहीं, बल्कि उसके आगे भी जाकर लाइफ के साथ जोड़ें, आज की परिस्थितियों के साथ जोड़ें, और इसी तरह बोर्ड भी प्रश्न पूछता है और जो पूछने भी चाहिए ताकि बच्चों का एक स्तर और ऊंचा, जैसे हॉट्स के क्वेश्चंस होते हैं, है ना? इस तरह के प्रश्नों को भी हमें पूछना है कक्षा में, तभी वो लिख भी पाएंगे। तो तरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार आपने गतिविधियां बताई, और अब हम आगे चलते हैं क्योंकि क्रम में आ रहा है पठन कौशल, और पठन कौशल के विकास के लिए हम चलते हैं मीनू मनहास जी के पास, जो कि आर्मी स्कूल कालूचुक से हैं और हिंदी रिसोर्स अध्यापिका हैं और विशेष ज़रूरत वाले छात्रों को हिंदी शिक्षण भी कराती हैं। बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आपका मीनू जी। अब आप भी अपने पूरे भंडार के साथ सभी हमारे श्रोताओं को बताएँ उनका कितना लाभ हो रहा है इस वक़्त। धन्यवाद उषा मैम। बोलने से पहले मैं एक बार AIEF प्लेटफॉर्म जो है हमारे जो फाउंडर हैं मिस्टर मैथ्यू सर, एंड आज जो हमारी मॉडरेटर हैं मिसेस उषा छाबरा जी, और बाकी सभी जो मेरे सह प्रतिभागी हैं उनका हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ।
क्योंकि AIAF की तरफ से हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, ऐसा मंच मिला है कि हम अपने विचार या आप कह सकते हैं कि अपने विचारों को साझा करते हैं या अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो अपने द्वारा आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आज के अपने कौशल पर चलती हूँ, जो कि है पठन कौशल। जैसे कि डॉक्टर तरुणा मैम एंड मिसेस सरिता दीक्षित मैम जी ने हमारे साथ वाचन और श्रवण कौशल की बात की। तो देखिए, जो जिस कौशल पर मैं बात कर रही हूँ, पठन कौशल, वो पूर्णतः निर्भर करता है वाचन और श्रवण कौशल पर। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि पठन कौशल में मैं बहुत कुछ अधिक अलग बताने जा रही हूँ, क्योंकि कोई भी कौशल जो हमारे भाषाई कौशल हैं, कोई भी कौशल जो है वो अलग नहीं है। सभी कौशल जो है अंतर संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तो श्रवण और वाचन कौशल यदि बहुत सुदृढ़ रूप से छात्र में उसका निर्माण हुआ है, तो यकीनन छात्र का पठन कौशल जो है बहुत ही सशक्त होता है। तो पठन कौशल जो है, अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए, अब अक्सर हमें ऐसा लगता है कि पठन का मतलब है पढ़ना। अब हम किताब खोलते हैं, कई बार हम कहीं जा रहे हैं, बहुत बार हम ऐसा कुछ भी हमारी नजर के सामने कुछ ऐसा आता है तो हम पढ़ लेते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी चीज हम तब तक पढ़ते ही नहीं है जब तक उसका हमारी जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है। अगर हमारे छात्र भी कोई चीज पढ़ते हैं तो उद्देश्य है कि उन्हें वो कॉन्सेप्ट, वो विषय वस्तु सीखनी है। उसका जो मूल जो उसका आप कह सकते हैं कि उद्देश्य है, उसको सीखने के लिए ही छात्र जो है पढ़ता है। यदि हम बड़े जो हैं, अगर हम व्यक्तिगत रूप से देखें, यदि हम बड़े भी कोई चीज पढ़ते हैं तो यकीन मानिए, अगर उस चीज को, उस विषय वस्तु को पढ़ने का कोई उद्देश्य ही नहीं है हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हम उसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, मान लीजिए ये हिंदी शिक्षिकाओं का जैसे इस वक्त मंच चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, यहाँ सुनने के लिए भी और जो कमेंट्स हैं उन्हें पढ़ने के लिए भी अधिकतर जो संख्या है वो हिंदी अध्यापकों की होगी। क्यों? यहाँ पर गणित के अध्यापक नहीं होंगे, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि विज्ञान जो है उसके अध्यापक नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें उनका उद्देश्य नहीं है कि वो हिंदी भाषा जो है उसके कौशलों के बारे में सुने। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, ये एक उदाहरण मैं आपसे दे रही थी, तो हम कह सकते हैं कि पठन जो है वो तभी पठन कहलाता है जब उसे पढ़ने के, विषय वस्तु के पढ़ने के पीछे कोई उद्देश्य हो। और बहुत जरूरी है कि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ रीड कर लेने को, सिर्फ पढ़ लेने को हम पठन नहीं कहेंगे। पठन का अर्थ है किसी विषय वस्तु को पढ़ना, उसे समझना, उस पर मनन करना, चिंतन करना और उसका एक अर्थ निकालना। जब तक हम अपने पठन का, विषय वस्तु का अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, तब तक हमारा जो पठन है वो पठन कहलाता ही नहीं है। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं कि जो पठन कौशल है, पठन कौशल होता क्या है। हम विषय वस्तु को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उसके बाद हम अर्थ निकालते हैं और अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। या जो हमारे श्रोता हैं या जिनको आप अगर अध्यापिका के तौर पर बात करें, जो मेरे छात्र हैं, उनका जो है उद्देश्य अगर मैं पूरा करवाऊं किसी विषय वस्तु को उन्हें पढ़वा कर, तब मैं उसे कहूंगी कि ये पठन कौशल है। अदरवाइज सिर्फ पढ़ लेना, हमने बच्चों को कहा, आपने बहुत बार देखा होगा हमारी कक्षाओं में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें जब आप कुछ पढ़ने को देते हैं वो पढ़ते तो हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं ना कि ओके आपको क्या समझ में आया, तो छात्र आपको अर्थ नहीं बता सकता, क्योंकि उसने अर्थ गहन किया ही नहीं होता है। तो जब तक उसने अर्थ ही नहीं गहन किया, उसने पढ़कर समझा ही नहीं, वो पठन कौशल हुआ ही नहीं। अब देखिए, मैं अपने श्रोताओं से ये जरूर कहूंगी कि मैं किताबी बातें कुछ कम करूंगी, क्योंकि समय सीमा बहुत कम है।
अपनी कक्षा में जो मेरे अनुभव रहे हैं छात्रों के साथ कि पठन में उन्हें क्या समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को मैंने कैसे दूर किया है या हम शिक्षक कैसे दूर कर सकते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रैक्टिकल चीजों पर बात करूं। तो देखिए, जैसा कि जब हम कक्षा में जाते हैं, हम हमेशा पठन सामग्री जो है वो बच्चों को देते हैं, विषय वस्तु छात्रों को देते हैं। तो जो मैंने अपनी कक्षा में देखा है, जो छात्र होते हैं उन्हें पठन में समस्या कब आती है, पठन में वो दो वजह से छात्र जो हैं वो समस्या महसूस करते हैं। और ये दो वजहें क्या है, एक तो पठन शैली और दूसरी पठन मुद्रा। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि छात्र जो है, कई छात्र मान लीजिए एक वाक्य है, एक सांस में उस वाक्य को पढ़ देते हैं, ना वो उस वाक्य को लय में बोलते हैं, ना सुर ताल होता है, ना वो विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हैं। छात्र जो है उस वाक्य को या एक गद्यांश या पद्यांश को पढ़ने में विराम चिन्हों का भी सही प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनका जो उच्चारण होता है वर्णों का, जिनमें स्वर आते हैं, हमारे व्यंजन आते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन आते हैं और हमारे पंचमाक्षर आते हैं। तो छात्रों का स्वरों का, व्यंजनों का, पंचमाक्षरों का और संयुक्त व्यंजनों का जो आप कह सकते हैं जो ज्ञान है वो अल्प होता है, वो शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि छात्रों को उस पर अधिक कार्य नहीं करवाया गया होता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि जो शिक्षक हैं वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूं और मैं जानती हूं, यदि मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिए एकमात्र मेरा एक ही उद्देश्य होता है जब मैं अपनी कक्षा में जाती हूँ कि आज जो भी चीज मैं अपने छात्रों को पढ़ाऊंगी, मेरे कक्षा में बाहर निकलने से पहले उसकी सारी त्रुटियां, उसके संशय जो हैं वो दूर हो गए होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मैं कक्षा से बाहर निकलूं और कभी मुझे उसके बाद ऐसा सुनने को ना मिले कि हमारे बच्चे को या मैम हमें ये समझ नहीं आया। तो हर अध्यापक जो है अपना काम पूर्णतः अच्छे ढंग से कर रहा है, लेकिन ये छात्र, देखिए हर छात्र, जैसा आप जानते हैं आजकल समावेशी कक्षाएं हो रही हैं, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है हम इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशी शिक्षा है उस प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी कक्षाओं में हर तरह के छात्र हमें दिखते हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो कुछ धीमी गति से समझते हैं, कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में तो बहुत तेज है, पठन में तो बहुत तेज है, लेकिन वो अर्थ गहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो मानसिक विकास है वो स्तर पर नहीं हुआ होता है। तो शिक्षिका, एक अच्छी शिक्षिका या एक अच्छा शिक्षक वही है जो छात्रों का कोई भी जब कौशल का विकास करने की कोशिश करता है, तो हर छात्र का जो स्तर है उसे लेकर हम अपने जो छात्रों की जो विषय वस्तु है उसका विस्तार किया जाए, उसे समझाया जाए। तो देखिए, पठन कौशल पर अब जब मैं आती हूँ तो सबसे पहले तो छात्र जो हैं जब वो स्वरों पर आते हैं, सबसे जो मैं कहूंगी मूल जो छात्रों का आधार है हिंदी भाषा का, और सबसे बड़ी जो त्रुटियां हैं, जहां संशय है, जो कि हमारे पठन कौशल को बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं, वो होते हैं हमारे स्वरों का उच्चारण, उनकी ध्वनियों को समझना। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि छात्र, देखिए मैं किसी भी शिक्षक को यहाँ पिन पॉइंट नहीं करूंगी, लेकिन हाँ बहुत से शिक्षक ऐसे होते हैं जिनका अपना ही उच्चारण जो है वो क्लियर नहीं होता है, वो जब मात्राएं करवाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे शिक्षकों को भी पढ़ाते देखा है, जब वो स्वर पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। अब जब इस तरह से पढ़ाया जाता है तो छात्र भी जब पढ़ता है, मान लीजिए अगर मैंने छात्र को इस तरीके से पठन करवाया है, वर्णों का उच्चारण, उनकी ध्वनियां सिखाई हैं, अब जब वो छात्र कक्षा में कुछ पढ़ेगा तो वो पढ़ेगा छोटा अ, न, बड़ा आ, र। अब जब छात्र जो, देखिए इस तरीके से जब वो पठन करेगा तो उसका पठन कैसे सुदृढ़ होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बीच में एक
शब्द को पढ़ने के लिए छोटा बड़ा कितने सारे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मात्रा पीछे से लगी, मात्रा आगे से लगी, मात्रा छोटी ई की है, मात्रा बड़ी ई की है। एक शब्द को पढ़ने के लिए ही छात्र अलग अलग 10 शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो उसका पठन कैसे सुदृढ़ होगा। बहुत आवश्यक है कि हम छात्रों को बहुत अच्छे तरीके से जो स्वरों के ध्वनियों का जो भेद है वो समझाएं। जैसे कि हम छोटा अ बड़ा आ ना बोलकर अ आ ई उ ऊ इस तरीके से स्वर पढ़ाएं। और छात्र जो है, जब वो उनको एक चीज जरूर बताइए कि छात्र जब भी कोई किसी भी वर्ण को या किसी शब्द को पढ़े तो उन शब्द में जो ध्वनियां वो सुन रहा है उन ध्वनियों को अपने शरीर के अंगों के साथ जोड़कर देखे। क्योंकि जब मैं अपने छात्रों को पठन कौशल पर कार्य करवाती हूँ, क्योंकि अक्सर देखिए एक छात्र जो है वो भाषा में कमजोर तभी होता है जब उसका पठन कौशल कमजोर होता है। एक छात्र देखिए, सिर्फ मैं भाषा में ही नहीं कहूंगी, सिर्फ हिंदी भाषा की ही बात नहीं है, अगर अंग्रेजी में भी देखिए, मैथ्स में देखिए, गणित में जो छात्र कमजोर हैं वो कमजोर क्यों हैं? क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ नहीं पाते हैं, उनका रीडिंग, उनका पठन जो है वो सुदृढ़ नहीं है, उन्हें पढ़ना आता ही नहीं है। छात्र जो है वो एक शब्द वाले उत्तर जो है, जो हम एक शब्द में उत्तर मांगते हैं वो तो अच्छे से कर लेता है, लेकिन जब उसे रचनात्मक लेख लिखना है तो वो नहीं लिख पा रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि छात्र जो है उसका पठन सही नहीं है। क्योंकि यदि छात्र का पठन सही होगा, वो एक एक ध्वनि को सही तरीके से पढ़ सकता होगा, तो वो लिखेगा बिल्कुल सही। और यहाँ एक बहुत विशेष बात मैं कहूंगी, बहुत अधिक मैं कहूंगी कि मैं अपनी तरफ से आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि यदि छात्र का वाचन जो है वो एकदम सुदृढ़ है, एकदम शुद्ध है, उसका उच्चारण शुद्ध है, तो छात्र लिखने में गलती कभी नहीं करेगा। छात्र का जो लेखन है वो कभी गलत नहीं होगा, सिर्फ जो है, और छात्र का पठन गलत नहीं होगा। तो उच्चारण जो है, जो हमारा वाचन है और जो हमारा पठन है, आप इन्हें एक दूसरे के सहकर्मी कह सकते हैं। क्योंकि अगर उच्चारण या वाचन सही है तो पठन बिल्कुल सही जाएगा, और अगर पठन सही है इसका मतलब है कि उच्चारण कौशल सुदृढ़ है। अब देखिए, हम बात करते हैं पठन कौशल जो है और क्यों वो कमजोर होता है छात्रों का। क्योंकि छात्र जो हैं, एक तो मैंने आपसे बात की कि वो स्वर जो है उसका उच्चारण सही नहीं करते हैं। अब मैं आऊंगी व्यंजन। व्यंजन जो है वो छात्र उसमें, देखिए कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण, जिनका पठन जो है छात्र एक सा करते हैं, जैसे द ध, इसमें छात्र जो है इसके पठन में भेद नहीं कर पाते हैं। अक्सर छात्र घर को गर बोलते हैं। अगर वो कहीं भी पठन कर रहे हैं तो वो कहेंगे मैं मीरा के घर गई थी। बहुत से छात्रों में पठन की ये त्रुटि है। लेकिन अब देखिए, ये हमारा कार्य है कि हम छात्र को बताएं कि बेटा घर नहीं होता है, घर होता है, घ ग घ। तो यहाँ पर जो शिक्षिका है, यहाँ पर जो हम शिक्षक हैं, हमारा ये कार्य बनता है कि हम छात्रों को पठन कैसे करवाएं। छात्रों को पठन करते समय शरीर के अंगों का प्रयोग करवाएं। देखिए, श्रोताओं को जरूर ऐसा लगेगा कि अरे सभी जो कौशल है उनमें कुछ कुछ बातें जो है वो एक सी हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो सिमिलर है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे जो कौशल है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। कुछ आपको चीजें बिल्कुल सेम ही लगेंगी। देखिए, अब हम बात करते हैं कि जब हम व्यंजनों की जो जैसे मैंने बात की, तो छात्रों को बताइए कि जब एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि समय सीमा मेरे पास बहुत कम है, और इसी प्रकार जो है आप बाकी वर्णों का भी उच्चारण और पठन छात्रों को बता सकते हैं। अब देखिए, आप छात्रों को बताइए, जब आप ग का उच्चारण करते हैं आप बहुत आराम से उच्चारण करते हैं, आप कहते हैं ग। लेकिन वही जब आपको घ का उच्चारण करना है
तो आपका जो गला है इस पर यहाँ कुछ आप कहेंगे प्रेशर जाएगा, कुछ भार आएगा। और जब आप घ का उच्चारण करते हैं आपकी जो ध्वनि निकलेगी वो भारी निकलेगी। अब इस प्रकार जब आप छात्रों को गर और घर पढ़ाएंगे तो देखिए गर कितने आराम से बोला गया। आप छात्रों को बोलिए, यहां हाथ लगाएं, घर घर घर, यहां कंपन भी हो रहा है और आवाज कुछ भारी आ रही है। तो इस तरीके से द और ध, जब इन दोनों के पठन का, इन दोनों के उच्चारण का भेद जो है, वाचन का भेद जो है, छात्रों को जो है समझ में आएगा। पठन अपने आप जो है वो छात्रों का आप कहेंगे कि सुदृढ़ होता जाएगा। इसी प्रकार द और ध। अब देखिए एक बहुत जरूरी चीज मैं कहूंगी, अक्सर जो छात्र हैं वो कहते हैं, जब हम एक शब्द का मैं उदाहरण लूं फल, तो छात्र क्या, हम बड़े भी कहते हैं फल 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 फल। अब देखिए छात्रों को ये बताना हमारा काम है कि जब तक फ के पैरों में बिंदी नहीं लगती, जब तक जो, और उस बिंदी को नुक्ता कहा जाता है, जब तक फ के पैरों में नुक्ता नहीं लगाया जाता तब तक वो फ फ फ है। और जब उसके नीचे नुक्ता लग गया तो वो फ है। फ में होंठ बिल्कुल जुड़ेंगे और फिर खुलेंगे, फ फ, और फ में होंठ जुड़ेंगे नहीं, फ फ। तो देखिए जो हमारा पठन कौशल है दरअसल वो उच्चारण पर ही निर्भर करता है। तो मैं कुछ ऐसी जरूर आपको चीजें बता रही हूं जो उच्चारण वाचन से संबंधित है, क्योंकि यही चीजें हमारे पठन कौशल को जो है और सुदृढ़ बनाएंगी और इंप्रूव करेंगी। अब देखिए अब बात करते हैं, ये तो बात थी कि जो हमने बात की कि जो छात्र हैं उनके पठन शैली में क्या गलतियां हैं जिस वजह से छात्रों का पठन जो है वो कमजोर रह जाता है। मैंने आपसे बताया कि जो छात्र हैं वो वर्णों, स्वरों, व्यंजनों, संयुक्त व्यंजनों और पंचमाक्षर जो हमारे होते हैं, सबसे अधिक त्रुटि जो है पंचमाक्षरों के पठन में होती है, क्योंकि पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। तो हम छात्रों को पंचमाक्षरों का ज्ञान भी कुछ कम ही देते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है कि जो पंचमाक्षर है 10वीं कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक भी पंचमाक्षरों का पठन जो है, उच्चारण वाचन जो है वो छात्रों को क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि आप जो है छात्रों को पंचमाक्षरों का जो भेद है वो भी अवश्य बताएं, ताकि छात्र जब भी पंचमाक्षरों को पठन में देखें, किसी भी शब्द में देखें, तो वो शब्द का सही उच्चारण कर पाए। उसके बाद देखिए हमारा एक और पठन में जो गलतियां छात्र जो त्रुटियां करते हैं वो है पठन की मुद्रा। जब देखिए हम कक्षा में छात्रों को, क्योंकि मैं शिक्षिका हूं तो मैं अपने छात्रों को लेकर ही बात करूंगी, हालांकि यही चीजें हम व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में भी जो है आगे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए अब बात आती है कि मुद्रा की क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं। कई छात्र हैं, देखिए मैं अपने हाथों का प्रयोग करूंगी, पढ़ते समय हाथों को इतनी पास रखते हैं अपनी किताब को, और आप देखिए जब हम आंखों के इतनी पास कोई किताब रखेंगे तो हमें पढ़ने में जरूर दिक्कत आएगी। ये बात और है कि जिन छात्रों को दृष्टि संबंधी कोई समस्या है उन छात्रों के लिए ये एक आप कह सकते हैं विकल्प है कि छात्र पास रखकर पठन कर पाए, लेकिन दृष्टि संबंधी समस्या के छात्र बहुत कम हमारी कक्षा में होंगे। पहले हमें जब तक हम किसी डॉक्टर से ये आप कह सकते हैं कि क्लैरिटी नहीं ले लेते हैं कि छात्र को दृष्टि संबंधी समस्या है, तब तक हमें छात्रों को जरूर रोकना है। अगर वो पठन करते समय बहुत अपनी किताब को, विषय वस्तु को अपनी नजर के बहुत करीब रखता है, आंखों के बहुत करीब रखता है, तो हमें छात्र को समझाना है कि एक सामान्य दूरी बनाकर विषय वस्तु और हमारी आंखों में एक सामान्य दूरी बनाकर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुद्रा संबंधी भी बहुत अधिक पठन कौशल में त्रुटियां होती हैं। उसके बाद देखिए छात्र जो हैं जब वो पढ़ते हैं अक्सर देखिए जो छात्र तो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिनका पठन कौशल सुदृढ़ है,
वो तो अपने तरीके से पढ़ ही सकते हैं, लेकिन जिन छात्रों को पठन में त्रुटियां हैं उन्हें एक कार्य जरूर करना चाहिए, चाहे छात्र बड़ा है या छात्र छोटी कक्षाओं में है, उन्हें कहिए कि विषय वस्तु के ऊपर अपनी अंगुली जरूर रखें, अपनी फिंगर जो है शब्द के ऊपर, जो शब्द वो पढ़ रहे हैं उस पर अपनी फिंगर रखिए। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, उसका जो कारण ये है कि कुछ बच्चे जो हैं उनका अटेंशन नहीं होता है, कुछ जो छात्र हैं उनका अटेंशन बहुत कम होता है और उस वजह से वो क्या करते हैं, पढ़ते समय 3 जो अक्षर है उन्हें छोड़ दिया और चौथे पर पहुंच गए। उषा मैम, आपसे अनुरोध है कि बोलते समय जो बोलने वाला होता है उसे समय का ध्यान नहीं रखता है, कृपया मुझे 5 मिनट पहले आप जरूर एक बार बता दें कि मेरा समय पूरा होने वाला है। समय हो चुका है मैम। चलिए ठीक है मैम, आप मुझे आप करिए, आप करिए, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं वाइंड अप करती हूँ मैम। जी धन्यवाद मैम। तो देखिए, हमें छात्रों का इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि कई छात्रों में कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो छात्र जो है पठन कौशल, जिनको पठन कौशल में समस्या है, हमेशा उस विषय वस्तु के एक एक शब्द के ऊपर अपनी उंगली जरूर रखें, क्योंकि उसे पता होगा जहां मेरी उंगली है मुझे उसी शब्द को पढ़ना है। एक सबसे महत्वपूर्ण, इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि मैं उषा मैम का समय और नहीं लूंगी, उन्हें भी अपने बहुत जो है वो महत्वपूर्ण चीजें हमें बतानी है। सबसे अधिक जो मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, आप चाहे किसी भी भाषी क्षेत्र में हैं, यदि आप हिंदी के शिक्षक हैं, आप चाहे कितनी भी बड़ी समस्या को अपनी कक्षा में देख रहे हैं पठन कौशल को लेकर, यकीन मानिए ये एक ऐसा जादुई तरीका है जो मैं आपको बताने वाली हूं। अगर आपने ये तरीका आजमा लिया तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ आपके बच्चों का पठन कौशल बहुत अधिक सुदृढ़ बनेगा। और वो तकनीक क्या है, अक्सर हमारे छात्र पढ़ते हैं, जब हम छात्रों को पढ़वाते हैं हम कहते हैं ओके चलो शब्द है काला, इसे पढ़िए। छात्र उसका पठन कैसे करता है, क आ ल आ, काला। अब छात्र देखिए, छात्र ने पढ़ा कैसे, क आ ल आ। आप देखिए, अगर सही तरीके से इसका पठन देखा जाए तो वो क आ ल आ है, क आ ला आ, क आ ला आ। ये काला नहीं बनता, ये हम अध्यापकों में त्रुटि है, क्योंकि हमें लगता है आ की मात्रा है, क आ बोला तो वो का बन गया, पर ये कैसे पॉसिबल है। अगर आप क के साथ स्वर आ लिखिए तो क्या वो का है, नहीं, वो का नहीं है। अगर आप क व्यंजन के साथ स्वर आ को स्वर रूप में लिखें तो वो क आ बनता है, क आ। तो जब आप क के साथ क आ बोल रहे हैं तो वो का कैसे हो सकता है। छात्रों को इस तरीके से पठन करवाइए कि जब किसी भी वर्ण के साथ मात्रा जुड़ जाती है, बेटा आप मात्रा और वर्ण को अलग अलग नहीं पढ़ सकते, आपको मात्रा और वर्ण का पठन साथ जोड़कर करना है। क आ नहीं बोलना है, का ला काला, र अनार। ये एक ऐसा ट्रिक है, मैं अपने श्रोताओं से जरूर ये निवेदन करूंगी, अपनी कक्षाओं में इसे फॉलो करिए। और मैं आपको आश्वासन देती हूँ शुरू में जरूर मुश्किल आएगी, क्योंकि नर्सरी से बच्चों को क आ ल आ ही सिखाया गया है। छात्रों को बदलने में कुछ समय लगेगा, लेकिन हमारी जो कोशिशें हैं वो कभी भी विफल नहीं होंगी अगर हम उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे। तो देखिए, समय अभी बहुत कम है और बहुत कुछ था जो मैं बताना चाहती थी, लेकिन फिलहाल मैंने बहुत जो मुझे जरूरी लगा मैंने वही इतनी समय सीमा में बोला है। एक बार फिर मैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारे मॉडरेटर मिसेस उषा मैम, मेरे जो सह प्रतिभागी हैं मैथ्यू सर और AIF प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद।
मीनू जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। गागर में सागर भरा है आपने, हम जानते हैं, और अभी भी वो सागर जो है पूरा भर नहीं पाया उसमें, क्योंकि हम सबके पास बहुत-बहुत एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सब सब्जेक्ट्स को भी जोड़ सकते हैं, है ना? जी पर्यावरण को भी जोड़ सकते बिल्कुल हैं, सब कुछ। तो हमारे पास अथाह अथाह है, मतलब कहने के लिए बहुत कुछ है। तो हम लोग किसी दिन एक-एक अलग-अलग कौशल पे पूरा-पूरा 1 घंटा जी, रखेंगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल वो मैम। ज़्यादा मुझे लगता है कि और कामगार होगा। तो पहली बात तो बहुत अच्छा बोला आपने, और आपके कुछ पॉइंट्स को जो मैंने लिखा है वो एक बार बताऊँगी कि हाँ, कि रुचि जो हो बच्चे की उसमें डेवलप करनी है। तो ख़ासकर किताबें, मैं ये कहना चाहूँगी जो किताबें हैं बच्चों के स्तर की हों, जो पाठ वो स्तर के हों। कविता मैं कई बार देखती हूँ, हम इतनी मूल्य भरी कविताएँ डाल देते हैं, लेकिन क्या है बच्चा उसको पढ़ना नहीं चाहता। तो क्या है, पढ़ने में बच्चे की रुचि हो, फिर उसके बाद आपने कहा समावेशी हो बच्चे, पूरी कक्षा। कारण क्या है, क्योंकि कई बच्चे आपने बोला कि कमज़ोर होते हैं, बिल्कुल ठीक है, कमज़ोरों को साथ लेकर चलना है, तभी तो क्लास की पूरा रिज़ल्ट, क्योंकि क्या एवरेज होता है ना, क्लास एवरेज, वो डाउन आ जाएगा आपका, अगर आप उनको साथ लेके नहीं चलेंगे। तो हमारा फ़ोकस उन पर ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि देखिए, होशियारों को कौन, होशियार तो चले जाएँगे, जिनको सहायता की ज़रूरत है, उनका हम हाथ पकड़ें, तो वाक़ई हमारी क्लास का पूरा एवरेज भी बढ़ जाएगा, और सभी को पसंद आता है कि सब बच्चे एक साथ आगे बढ़ें। तो ये बहुत आपने अच्छी बात की, और उच्चारण पर जो आपने बहुत सारी बातें की, बिल्कुल सही बात है। और द और द ध का प्रयोग में भी ऐसा है कि दूध, आप अधिकतर बच्चों को देखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक, दूध दूध लिखते हैं, दूध लिखते हैं, दूध नहीं लिखते। उन्होंने सुना ही नहीं, वो सभी उन्होंने क्या किया, दूध दूध ही सुना है, दूध। बहुत ही अजीब लगेगा आपको, ये क्या बोल रहे हैं, है ना? तो इस तरह से आपने बहुत सारी बातों को यहाँ पर जोड़ा है, बताया है, और उच्चारण स्थान भी बताया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबको ये बता दिया जाए कि ये पॉडकास्टर भी हैं, और बहुत सी कहानियों का वाचन इन्होंने किया है, तो जो श्रोतागण हैं, ज़रूर मीनू जी के पॉडकास्ट को भी सुनिए। बहुत अच्छा काम कर रही हैं मीनू जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपने मैम, यहाँ पर धन्यवाद उषा मैम। बहुत सारी बातें बताई हम लोग के, और अब हम चलते हैं चौथे, जो है हमारा जो पायदान है, वो है हमारा लेखन कौशल। अब लेखन की जब हम बात करते हैं, तो जो बात हुई श्रवण की, बच्चे ने जो सुना, फिर बात हुई वाचन की, वो जो बोला, और फिर हुई पठन की, वो पढ़ा। ये सारी चीजें जब यहाँ पर चली जाती हैं, तो उसकी कलम जो है अपने आप चलने लग जाती है। बच्चा कब लिखता है, जब उसके मन में विचार आ जाते हैं। तो इन विचारों को जो है बढ़ावा देने के लिए हमने उसके श्रवण को बढ़ाया, वाचन को बढ़ाया, पठन को बढ़ाया। अब बच्चे के पास पूरी सामग्री है, अब वो लिखने को आतुर है। अगर उसके हिसाब से आप चीजें देंगे, तो वो अपने आप लिखेगा, उसके उम्र के हिसाब से, उसकी रुचि के हिसाब से अगर हम देते हैं, तो अवश्य ही बच्चा ये कलम उठाए और लिखना शुरू। अच्छा, अब जब मैं अभी आपको कक्षा 10वीं की बोर्ड के पेपर मैंने इस साल चेक किए जब, तो मैंने देखा कि बहुत-बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स निकली। तो अगर हम अपनी कक्षाओं में देखें, 5वीं, छठी, 8वीं में भी जब बच्चे गलतियाँ करते हैं ना, हम ऐसे रेड मार्क करते जाते हैं और बच्चों को बोला, हाँ जी, क्या बात है बेटा, गलती क्यों? ओ मैम, सिली मिस्टेक है। मैंने कहा, नहीं मेरे बच्चे, ये सिली मिस्टेक नहीं हुई है, क्योंकि ये बच्चा ज़रूर पढ़ने कम पढ़ता है। जो बच्चा कम पढ़ता है, उसके दिमाग में उस शब्द की इमेज नहीं बनती, इसलिए वो कभी धीरे को धीरे लिखता है, कभी धीरे लिखता है। वो ना वो करता है, मैम हम ना वो करते हैं 1 2 करते हैं, और कौन सा आएगा वो लिख दे। इसी तरह की और की का प्रयोग, उसको जब समझ नहीं आया वो प्रयोग, तो वो वहां गलती कर रहा है। तो यानी उसको जब वो ज्यादा अच्छे से पढ़ेगा, तभी वो अच्छा लेखन कर सकता है। चारों कौशल जैसे आप सभी ने बताया कि 1 2 3, ये सारे कौशल, ये चौथा कौशल इन सब पर निर्भर है। इसलिए ज़रूरी है ये बात कहना कि ये चारों कौशलों के एक टीचर, जो भाषा की टीचर है, अध्यापिका है, उसको इन चारों पर कमांड कर। आपने सोचा मैं बहुत अच्छा लिखवा लेती हूँ, लेकिन अगर वो बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसके पास ना, जिसको कहते हैं ना, खाद नहीं दी हमने। बच्चे को अगर खाद खाद के रूप में हमें क्या देना है? हमें किताबें देनी है। जब वो किताबें दी, हम अगर किताब पढ़े, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अगर शिक्षिका किताबें पढ़ रही है, अगर शिक्षिका किताबें लेकर, जैसे मैं जब लेकर जाती थी, तो मैं समझ लीजिए ये 3-4 किताबें हाथ में मैंने पकड़ ली। अब बच्चे उत्सुक होके उछल-उछल, मैम
वो कौन-सी किताब है? मैं वो कौन-सी किताब, ये चाहिए हमें कि इस तरह से हम किताबें लेकर जाएँ और फिर इस किताब से हमने थोड़ा-सा पठन किया। अब जो बच्चा पठन नहीं करता, उसके लिए यहाँ पर आ गया, तो मैंने पढ़ा, मेरा कैमरा तैयार था। मैंने झटपट उसकी पहली उड़ान के 2-3 शॉट ले लिए। किशोर उकाब पेड़ पर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वह बहराया हुआ गिरने लगा तो उसने अपने डैने फड़फड़ाए। अब अगर मैं यहीं पर रुक जाती हूँ और बच्चों को लग रहा है ये पक्षी गिरने की बात हो रही, तो क्या होगा? वो बोल पड़ेगा, मैम आगे भी तो बोलिए ना। फिर मैं बोलूंगी, आगे अब आप बोलिए या आप इसको लिखिए। तो क्या हुआ, हमने बच्चे की रुचि पहले जागृत की और उसके बाद उसको लिखने के लिए प्रेरित किया। तो रुचि जागृत करने के लिए आवश्यक है किताबों को कक्षा में लेकर जाना। सिर्फ लिखने के लिए नहीं, दिखाने के लिए भी आप लेके जा सकते हैं। समझ लीजिए ये किताब आपने दिखाई जिसमें इतना सुंदर चित्र बना हुआ, मैं और कोई बात नहीं करूंगी और मैं जाकर सीधा बोलूंगी इस चित्र पर कुछ बताइए। तो बहुत तरह के बच्चे हैं, तरह तरह की बातें बताएंगे और उसके बाद हम बोलेंगे ठीक है, अब इसी बातों को आपने सुन लिया, कक्षा में बच्चों ने देखा, उसके बाद उसी पर बोला, अब उसी समय आप उनसे लिखवा भी लीजिए, तो चलो एक कहानी हो जाए और बच्चे अपने आप ही कहानी लिखना शुरू कर देंगे। उनको झिझक नहीं आएगी, कारण क्योंकि उन्होंने क्लास में सबको बोलते हुए सुना, सबको पढ़ते हुए सुना, ध्यान से सुना, हाँ मैम ये बोल रही हैं, और वो चीज जो है वो बिल्कुल उनकी रुचि के अनुसार। कई बार हम क्या करते हैं, बड़े-बड़ी चीजें, बड़े-बड़े शब्द लेकर क्लास में चले जाते हैं और बोलते हैं बेटा अब आपको इसके प्रश्नों का उत्तर करना है, क्योंकि अपठित अनुच्छेद हम ऐसा दे देते और बेचारे एकदम परेशान हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा। अरे हम जब कक्षा 5वीं में जा रहे हैं, हम भारी भरकम शब्दों का प्रयोग ना करें। हाँ, छठी, 7वीं, 8वीं में भी स्तर है, उस स्तर के अनुसार हम काम दें और उनको लिखने के लिए कहें। अब मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। जब बच्चा लिखता है तो उसमें क्या-क्या त्रुटियाँ दिखाई देती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स की तो हमने बात बहुत कर ली। विराम चिन्ह का प्रयोग कई बार मैंने देखा, एक बच्चे ने पूरा-पूरा अनुच्छेद लिखा और विराम चिन्ह सारे गायब। अरे! ये क्या? इसका मतलब अगर वो बच्चा 8वीं में आ गया है, यानी इसकी गलती कहाँ हो रही है? ये नीचे से चलता चला आ रहा है। इस बच्चे को नीचे तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं में भी अगर रोका भी गया, बताया भी गया पर उसने उस पर काम नहीं किया, तो अध्यापिका को लिख लेना है कि इस बच्चे की ये गलती हो रही है लगातार, इसको पकड़ना है और उसको अलग से एक असाइनमेंट दे दें, उनके पीटीएम पर पेरेंट्स को बुला लें। तो विराम चिन्ह का प्रयोग न करना, बच्चे को इसके लिए एक मजेदार एक्टिविटी भी करा सकते हैं। विराम चिन्ह हटा दीजिए और बोलो पढ़ो, तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से कहाँ उतार, कहाँ चढ़ाव, कौन बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी बच्चा इस तरह के काम करता है जहाँ विराम चिन्ह लग, उसको बताइए कि विराम चिन्ह का उपयोग क्यों करना चाहिए, क्यों उसका प्रयोग करना चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता है। इसी तरह उच्चारण सही होगा तो वो लिखेगा भी सही, तो उच्चारण पर भी ध्यान देना है। विराम चिन्हों का हो गया। लिंग और वचन, कई बच्चों को लिंग का प्रयोग करना नहीं आता, वचन में गलतियां करते हैं, खासकर मक्खियां लिखते हैं। ये सब इंटरलेटेड, अगर वो मक्खियां कभी पढ़े होगा, उसने उसे ध्यान दिया होगा, तो मक्खियां लिखते वक्त गलतियां नहीं करेगा। लेकिन आप देखेंगे अधिकतर बच्चे मक्खियां लिखने में गलती करते हैं, कारण क्योंकि ना वो नियम उनको समझ आया, ना उन्होंने कभी वो मक्खियां वर्ड कभी ध्यान से देखा। इसलिए अगर पेरेंट्स यहाँ पर है, अपील यही करूंगी कि अधिक से अधिक किताबें बच्चों को दे, है ना। उस पर भी अभी थोड़ी बात करूंगी कि किस तरह की किताबें। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास सुंदर सुंदर किताबें हैं। ये देखिए, ये पत्रिका है। ये पत्रिका टीचर अगर है वो भी क्लास में लेकर जाए तो अच्छा है, क्योंकि पत्रिका में तरह तरह की चीजें हैं। अगर हम इतनी सुंदर चीजें रखेंगे बच्चों के सामने तो अपने आप पढ़ने को उत्सुक होंगे, और जब वो पढ़ने को उत्सुक होंगे तो अवश्य ही वो लिखने के लिए भी तत्पर हो जाएंगे। जब पढ़ेंगे इमेज बनेगी और लिखने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि अधिक से अधिक किताबें लेकर जाएं, उनको सामने दिखाएं और कोई दिक्कत उनको लिखने में फिर नहीं आएगी। और गतिविधियां किस तरह की होनी चाहिए कक्षा में?
जैसे कि आपने बोला कि फ़िल्में भी दिखाई जानी चाहिए। बिल्कुल दिखाइए फ़िल्में और उसके बाद बोलिए क्या देखा? उनसे बातचीत की और उसके बाद बोला अब फ़िल्म की समीक्षा लिखो या ये 2 आपने क्या किया उसको म्यूट कर दिया, फ़िल्म को म्यूट कर दिया और बोलो ये 2 पात्र आपस में क्या बोलेंगे? चलो संवाद लेखन लिख लो। तो क्या हुआ? हमने उनको संवाद लेखन एक एकदम ही अलग अनोखे ढंग से जो फ़िल्म उनकी पसंद की फ़िल्म हो, जिसके जो उन्होंने देखी ना हो और उसके बाद वो वहाँ पर म्यूट कर दिया जाए और उनको बोला जाए तो सारे बच्चे अलग-अलग तरह की बातें बताएँगे और कक्षा इतनी सुंदर और रोचक हो जाएगी। इसी तरह से मैं बताऊँ कि आप क्या कर सकते हैं, कुछ पहेलियाँ ले ली हमने। समझ लीजिए पहेली मैंने आपसे पूछी, आप चैट पर इसका उत्तर दे सकते हैं। जल्दी से देंगे उत्तर। पहाड़ है पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। जल्दी से चैट पर आंसर लिखें तो पता लगे कि हाँ, आप इस पहेली का क्या हल बता रहे हैं। फिर से एक बार दोहराऊंगी, पहाड़ है पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। बताइए, कोई उत्तर आ रहे हैं तो हमें बताएँ और नहीं तो मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी, हम इसको आगे बढ़ाएँगे फिर। तो उत्तर तो नहीं दिखा मुझे, तो चलिए मैं बताती हूँ उत्तर। इसका उत्तर है नक्शा यानी कि मैप, जिसमें कि पहाड़ तो दिखते हैं पर हम पत्थर को छू नहीं पाते, नदियाँ तो दिखती हैं पर उसमें जल नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? क्रिटिकल थिंकिंग भी किया। हमने उससे ऐसी चीज़ें पूछी जो वो सोचने पर मजबूर हो रहा है। तो ऐसे प्रश्न हो तो उत्तर लिखने में भी, उत्तर खोजने में भी उनको अच्छा लगेगा। और हम कह सकते हैं चलो अब एक पहेली आप बनाइए। तो इसी तरह से घड़ा है। अब घड़े के लिए मैंने समझ लीजिए एक पहेली सुनाई, मिट्टी से मैं जीवन पाऊँ, प्यास सभी की दूर भगाऊँ, जाड़ों में करता आराम, गर्मी में मैं आता काम। अब बच्चों को आएगा, नहीं भी आएगा, कई तरह के उत्तर आएँगे, है ना? उसके बाद बोलेंगे चलो, 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 मैंने तो एक पहेली बता दी घड़े से, अब तुम बनाओ। तो क्या हुआ? बच्चे को आपने उदाहरण दिया और उसके बाद उन्होंने पहेलियाँ बनाई, तो उनको बहुत ही आनंद आया। काम ऐसा कराना चाहिए बच्चों को लिखने का, क्योंकि लिखने से बच्चे घबराते हैं, क्योंकि उनकी स्पेलिंग मिस्टेक निकल कर आ जाती। तो हमें क्या करना है, ऐसे रुचिपूर्ण कुछ अभ्यास कराने चाहिए। देखिए अब जैसे ये है मेरे पास, ये है अंतर बताइए। अब ये तो देखकर हर बच्चा, क्योंकि देखिए आप चंपक नंदन इस तरह के बहुत से आते थे, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, उनको ये दिखा सकते हैं और अंतर बताने के लिए कह सकते हैं। इसी तरह से समझ लीजिए मैंने बहुत सारे चित्र इकट्ठा किए हुए हैं। तो ये जो चित्र इकट्ठा किए ये मैं क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, कोई भी क्लास हो सकती है। आप देखिए इसमें मेरे पास, अब ये देखिए ये दादी, यहाँ पहले बहुत पहले आता है दादी कुरकुरे खा रही है ना? तो इसमें देखिए कि सभी को कुरकुरे पसंद है। अब देखिए बच्चे क्या लिखते हैं, हम इस पर विज्ञापन बनवा सकते हैं, हम इस पर बोल सकते हैं कि भाई ये क्या ठीक काम कर रही हैं? क्या हमें ये खाना चाहिए? इसके क्या नुकसान है? क्या लाभ? तो हम उनके जीवन से संबंधित अगर कोई कार्य कराते हैं तो उन्हें बहुत इसमें आनंद आता है। इसी तरह से हम और भी लेखन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये सब बच्चे तो करते ही रहते हैं। अनुच्छेद लेखन करते ही रहते हैं, विज्ञापन भी करते रहते हैं, है ना? थोड़ा-सा हम कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं में भी चाहे टेस्ट ओरिएंटेड हम हर समय पढ़ाई ना कराएँ और कुछ नया करा दें। समझ लीजिए मेरे सामने ये 2 हैं। मैं अचानक से कक्षा में गई और मैंने बोला अच्छा अच्छा देखो ये क्या है, मैम ये तो बाघ है, मैम ये तो जिराफ है। मैंने कहा चलो आप बातचीत करा दो, जरा लिख के बताना मुझे, मुझे ऐसे नहीं समझ आता। अब हर बच्चा पता नहीं क्या लिखेगा, उनको ये पता नहीं लगेगा कि आप लेखन कौशल का उनका टेस्टिंग कर रहे हैं। आप अगर बोलेंगे आज टेस्ट है आपका राइटिंग स्किल का, डर जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिंपल जाके कुछ बोलना ही नहीं है, सीधा गए और इस तरह के 2 आपने दिखाए और बोला चलो जी लिखना शुरू, और बच्चे कूद कूद कर लिखेंगे और फिर मैं बोलूंगी रुको रुको मेरे पास तीसरा भी कोई है, चलो जी अब ये भी आ गया। तो आप 3 के बीच भी बात करा सकते हैं, है ना? तो ये जो चीजें हैं ये कला समेकित भी हो गया, आप उनसे भी कभी कभी कठपुतलियां बनवा सकते हैं और कक्षा में इनके बीच कहानी करवा ली और फिर उनको बोल दिया कि लिखिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ना बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमने समझ लीजिए ये किताब पढ़ी, समझ लीजिए मैंने ये किताब पढ़ी और ये जो है विश्व की लोक कथाएं, तो यहाँ से इनको
ये भी आएगा, ठीक है, कि लोक कथाओं से उनको वहाँ की संस्कृति के बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद आपने कहा देखिए ये यहाँ पर ये जो बच्चा है, इसके और इसके बीच में वार्तालाप करा दीजिए, या एक काम करो, इसके बीच ये वाले लेसन के इस पात्र से और इस पात्र में आपस में बातचीत या पत्र लिखवा लीजिए। जरूरी नहीं है कि पत्र हमेशा मैं मित्र को लिखूं, या जरूरी नहीं है कि मैं पत्र खाली अपने माता पिता को, जो अधिकतर हम लिखवाते हैं कक्षाओं में, क्यों नहीं उनसे पहले एक किताब पढ़ाई जाए और बोले सब बच्चों को कि आज आप इस किताब के इस पात्र से दूसरे पात्र को पत्र लिखवाइए। ये भी हो सकता है, या इस किताब में जो कहानी आपने पढ़ी इसके लेखक को आप पत्र लिखिए, तो वो भी बच्चों को पसंद आएगा, क्योंकि कहानी किसको कहाँ छुई वो उनके ऊपर निर्भर करता है। आपको आंसर्स भी अलग मिलेंगे, तो आपको भी चेकिंग करने में मजा आएगा, आपको बच्चों के विचारों को जानने का पता लगेगा। टीचर वही बढ़िया है जो बच्चों को अंदर तक जाने, उसको पहचाने कि इस बच्चे की क्या पसंद है। कभी कभी क्लास में बोल दिया चलो जी आज हमने एक ड्राइंग करेंगे अपने पसंद की, चलो जी कर ली। अब आपने क्या किया, ड्राइंग उठाई सबकी, एक दूसरे को दे दी, अब इस पर 5 लाइनें लिखो, कितना मजा आने वाला है। आप इस बात को देखिए कि बच्चे के हाथ की बनी चीज जब बच्चे ही आपस में एक दूसरे को देते हैं तो उसके आनंद की सीमा नहीं रहती। हाँ, मेरा चित्र उसके पास गया है, पता नहीं वो क्या लिखेगा, वो मेरा चित्र उसके पास गया। ये चीजें जो है क्लास में थोड़ा शोर भी करवाइए, मजा आता है बच्चों को कि जहां पर ओए मेरी 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 मैं बोलूं, आप देखेंगे आपकी क्लास एकदम जंप करने लगेगी। और हम एक भाषा टीचर जो होते हैं उनको यही चाहिए, बच्चे बहुत बोले, बहुत क्लास में मजा आए, मैं नाटक कर लूं, मैं इसके बात कर लूं, मैं इसको कर लूं, मैं इसको पढ़ के सुनाऊं। जब तक ये नहीं हो रहा ना तो लगेगा कि क्लास में मजा नहीं आ रहा। इसी तरह से समझ लीजिए आपने एक पत्र दे दिया कि आप बताइए आपने ओलंपिक गेम देखा, तो भाई मीराबाई चानू को देखा जब उन्होंने मेडल लिया, तो अब आप सोचिए आप मीराबाई चानू हैं, चलिए अपने विचार आज डायरी में लिखो। मीराबाई चानू रियो ओलंपिक्स नहीं जीत पाई थी, लेकिन आज वो जीत चुकी है ये वाला ओलंपिक। तो आप लिखिए जापान में हुए जो टोक्यो में हुआ है उसमें अब उसने जीता, उसे क्या बोला होगा, लिखो अपनी डायरी में। अब डायरी लेखन क्लास 8 में जो हम कराते हैं उसमें अगर हम इसको यूज कर ले, जो हमारे रिसेंट की बातें हैं, तो कितना आनंद आएगा बच्चे को। वो अपने आप को सोचेगा कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स पर्सन अगर मैं होती, मीराबाई चानू के बाद उसके अपने पुरानी प्रॉब्लम्स, उनके अपने संघर्षों के बारे में वो याद करेगी और डायरी में लिखेगी, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, मुझे कितना आज अच्छा लग। अब ये बातें वो किसी भी समय नहीं लिखेगा जब आप दूसरी चीजें आप लिखवाओगे। आप उनको वो दो जो उनको छू जाए। बच्चों को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, आप अगर पूछेंगे कि आप इस दिन क्यों सब बच्चे प्रेजेंट होते हो, बोले मैम आज पीटी का दिन होता है मैं चाहती हूँ वो बदल जाए। बोले आप लोग रोज आते हैं बेटा, क्या बात, मैम हिंदी क्लास बहुत पसंद आती। जिस दिन वो बोले ना ये बात कि पीटी के लिए नहीं आ रहे, वो आपकी क्लास के लिए आ रहे, उस दिन आप सक्सेसफुल हैं। तो हमारा काम क्या है, हर बच्चा अच्छा है, हर बच्चे की इच्छा है वो कुछ करे क्लास में, लेकिन हमारा काम है उसको ऐसा खाद्य देना, उसको ऐसी सामग्री देना कि वो उछलते कूदते वहां पर आए। इसी तरह हम कभी कभी जब हम वन महोत्सव की बात करते हैं, हम उनको ये कह सकते हैं बेटा प्रकृति को पत्र लिखो ना, प्रकृति को पूछो उसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो वो बच्चे बहुत कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे, अच्छा बच्चे ना कई बार जब घूमने गए हैं, इन दिनों तो घूमने नहीं जा रहे हैं, पहले गए हैं, फोटो निकालो बेटा घूमने की, हाँ हाँ चलो बताओ बताओ बताओ, और उसके बाद लिखो चलो जी जब आप घूमने गए वो वाला क्षण जब आपने कुछ अनोखा देखा। डेफिनेटली हम लोग कहीं जाते हैं, हम बहुत कुछ अनोखी चीजें देखते हैं लेकिन हम याद नहीं रखते, लेकिन वो चित्र सामने आते ही हम उसको याद कर लेते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जब हम करेंगे तो अवश्य ही बच्चों की रुचि के हिसाब से अगर हुई तो बच्चा कलम अवश्य पकड़ेगा। अब आती है बात, कलम भी पकड़ ली, उससे मन के विचार भी डाल दिए, अब लिंग वचन की गलतियां हैं वो हो गई, ठीक है वो आपने ठीक करवा दी। लेखन, कई बार लिखावट आप देखते हैं, लिखावट जो है वो ठीक नहीं है। अब ये लिखावट अगर आप 8वीं में आकर बोलते बेटा लिखावट सुधार, नहीं हो पाएगा। ये हमारे नीचे के क्लासेस के टीचर्स का काम है जो पकड़े। बच्चे ना कई बार आपने देखा होगा, कई बार पेंसिल ऐसे पकड़ते हैं, कई बार इतनी दूर से पकड़ते हैं,
तो ये तरीका जो है, ये अगर बचपन में क्लास 1-2 की टीचर नर्सरी प्रेप 1-2 में, जैसे कि उन्होंने ईसीसी में जो कर दिया है, वो ब्लॉक सही बना दिया है, ताकि वहां पर यही सब चीजों का ध्यान दिया जाए, टेस्ट वेस्ट ना होके इन चीजों पर जो इनके इन कौशलों का विकास है। चित्र के बारे में बोलना, लिखो और ऐसे लिखो, चित्र बनवाएं, हिंदी के ही अक्षर के चित्र बनवा लें। तो उससे क्या होगा, बच्चे को पता भी लगेगा कि वो हिंदी पढ़ रहा है, और वो चित्र भी बना लिया, कलर भी कर लिया, और कलर्स जब करेगा तो ऐसे प्रयोग करेगा, पेंसिल से लिखा गया ऐसे करे। तो इस तरह से हमारा काम ये बनता है कि हमारी क्लास ज्यादा से ज्यादा रुचिपूर्ण हो। लेकिन इस सब का पूरा श्रेय जाएगा टीचर को। क्यों? क्योंकि टीचर को अगर पता है कि कौन सी पत्रिका आ रही है, जैसे बच्चों का देश, मैं ये पत्रिका लेकर गई क्लास में और मैंने बोला, बेटा ऐसा है, ये पत्रिका जो है ऐसी मैं मंगवाती हूँ अपने नाम से, तुम भी अपने नाम से मंगवाओ। तो बच्चों को इतना अच्छा लगेगा, महीने में एक बार उसके पोस्ट में आएगा उस बच्चे के नाम से, और वो डेफिनेटली पढ़ेगा। अगर मैं अपने नाम से मंगवाती थी, मैं क्या करती थी, बाल भारती वो ऊपर मेरा लेबल लगा लेके जाती, मैम ये क्या लगा, मैंने कहा ये मेरे नाम लगा हुआ है क्योंकि मैं इसको मंगवाती, मैम ये क्या हर महीने आती, मैं भी मंगवाऊंगी। तो बिल्कुल मंगवाएं। इसी तरह से जैसे ये मैगजीन है प्लूटो, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। इसी तरह से एक मैगजीन है बाल भारती प्लूटो, ये साइकिल जो है 6 से 8 तक के बच्चों के लिए ये साइकिल मैगजीन जो चल रही है बहुत ही शानदार है। ऐसा ना सोचे चित्र बच्चों को भी चाहिए, 8वीं के 10वीं के सब बच्चों को चाहिए। देखिए कितनी सारी बातें हैं यहाँ पर, बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी जब आप ये कराएंगी। खासकर ये जब मैं ये देखते हैं सत्या की नाव, समझ लीजिए ये तुलिका प्रकाशन की किताबें मैं ढेरों रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बस इतना सा दिखा दीजिए और बच्चों को बोलिए कि क्या मन में आ रहा है वो लिखो। तो जब बच्चे इस तरह के काम करते हैं क्लास में, उनको बहुत मजा आता है, उनकी रुचि के अनुसार काम होता है और ये सारी चीजें सुधरती चली जाती है, उनको पता नहीं चलता। पीटीएम में जब पेरेंट्स आते हैं, जरूर उनको बताइए, लिख लीजिए बच्चे की प्रॉब्लम्स, और उसके बाद जब आप बताते हैं कि ये बच्चे का मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये उनको भी बहुत अच्छा लगता है, इस टीचर ने बहुत ज्यादा इस पर ध्यान दिया है। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चे के हर पक्ष को मजबूत करें। अगर हमारा एक पक्ष भी कमजोर होता है तो हमारा बच्चा अच्छा लिख नहीं पाएगा। टेढ़ा लिखते हैं, बिल्कुल सही कहा रजनी आपने कि वो टेढ़ा लिखते हैं, लिखावट अच्छी नहीं है, कई वर्णों की बनावट भी ठीक नहीं है। वो आप सैंड के ऊपर, ये छोटी क्लासेस में होगा, उनको आप क्ले से आप बनवा दीजिए तो वो बच्चा खेल खेल में सीखेगा। जो कि हमारे ये जो एनईपी है यही कह रही है, खेल खेल में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जितनी भी बातें मैंने बोली ये सारे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उनके अनुभव के आधार पर हमने उसको लिया। उनके साथ खेल खेलिए, खेल बोर्ड गेम्स बनवाइए। पर्यावरण पे बहुत अच्छा बोर्ड गेम बनता है, सीढ़ी बना दी तो वो वही अच्छा काम किया, तो आपने सीढ़ी पर्यावरण के लिए, और उसके जैसे आपने बोला कि आपने पेड़ काटा तो सीढ़ी से नीचे वो आपने सांप काट लेगा और नीचे आ गए। तो इस तरह के जो प्रयोग हैं ये बहुत जरूरी है बच्चों के साथ करने। खेल खेल में उनको सब कुछ सिखाया जाए। कई बार क्या करेंगे, आप बोर्ड पे गलत लिख दीजिए और उनको बोलिए भाई मुझे तो पता ही नहीं लग रहा गलती कहाँ हो गई मुझसे, मैम ये, मैम वो, मैम ये, इतनी मजेदार क्लास हो जाएगी। तो बच्चों को अब आप टीचर बन गए, वो सब कुछ सुपुर्द उनको कर दीजिए, तो आप देखेंगे कितना मजा बच्चों को आने वाला है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने बहुत बहुत सारी इनकी चर्चा की, और मैं यही कहना चाहूंगी कि आज हम लोग चारों ने जो मिलकर यहाँ पर किया है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है जितने भी श्रोता हैं और जो बाद में भी वीडियो देख सकते हैं ये वाला। और ये बहुत ही अच्छा हमारी चर्चा रही। तो सृजनात्मक कौशल, चिंतन, आलोचनात्मक और संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें भी जरूरी हैं। तो हमारी जितनी भी गतिविधियां आज हम लोग सबने डिस्कस की हैं, जितनी भी चर्चा की है, ये सारी चीजों को लेकर, है ना, और समावेशी कक्षा को बनाते हुए हम लोगों ने ये सारा प्रयास किया है, और हम सब ने गागर में सागर भरने की कोशिश की है। हालांकि बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो आशा करते हैं हम जल्दी ही फिर से सब मिलेंगे। तो आप सबका, तरुणा जी, सरिता जी, मीनू मनहा जी, और सबसे खास है हमारे
मैथ्यू सर आपका भी बहुत-बहुत आभार कि हमें इस तरह का मंच प्रदान किया। हम लोगों ने आज 1.5 घंटा बोला, चारों ने बोला मिलकर और बहुत ही हमें लगता है सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। दर्शकों का बहुत-बहुत आभार जो यहाँ पर आए और हम सबको सुना और अपना समय हमें दिया। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ बोलिए, एक बोलिए। प्रश्न है, कक्षा 3 से 5 तक के लिए पुस्तकें बताएं। हाँ, तो ये देखिए मैंने देखिए जैसे ये बताई ये है प्लूटो। ये प्लूटो जो है, ये जो है मैगज़ीन ये छोटे बच्चों के लिए है। त कक्षा 3 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए। इसी तरह देखिए स्टोरी वीवर पर आप जाएँगे तो प्रथम बुक्स बहुत सारे हैं, ठीक है? और इसी तरह तुलिका बुक्स, है ना? तुलिका की है, बहुत अच्छी कलेक्शन है। इसी तरह कथा बुक्स हैं, बहुत अच्छी कलेक्शन है। बहुत मतलब किताबें तो ढेर हैं। अब ये सीबीटी प्रकाशन है देखिए। ये सीबीटी प्रकाशन है राजा की मूंछें, बड़ी मजेदार कहानियां। तो इस तरह की क्लास 3 से 5 तक के लिए तो ढेरों ढेरों पिक्चर बुक्स हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर चीजें हैं। तो ये आप जरूर दिखाइए। सीबीटी से है एनबीटी, एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट, एक से एक किताब है। तो जब भी बुक फेयर लगे मैं हमेशा कहती हूँ कि बुक फेयर में जाइए, है ना? अब तो अभी बुक फेयर नहीं लग रहा तो ऑनलाइन ही मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो खूब सारी किताबें हैं, मैगज़ीन्स मंगवाइए, किताबें जितनी किताबें और एक लोग एक पेरेंट ने पूछा, "मैम कौन-सी क्लास में किताबें बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ानी चाहिए?" मैंने कहा जब वो बच्चा जन्म ले लेता है। जैसे ही वो बच्चा जन्म ले लेता है इसका मतलब उसकी आंखें खुल गई। वो एक स्पॉन्ज की तरह है। आपको पता है 5 साल तक की उम्र तक वो बच्चा एकदम एक स्पॉन्ज की तरह, जो डालो वो पकड़े, वो जो डालो वो पकड़ लिया। यानी कि हम उसके सामने इस तरह से कुछ भी रखेंगे वो देखेगा और 6 महीने तक आते-आते पूछना शुरू। साल भर में तो आपके कान काटेगा कि माँ ये क्या, माँ वो क्या, माँ ये क्या। तो ये अगर हो गया तो जब वो स्कूल में आएगा कितना शब्द भंडार लेकर आएगा। तो पठन उसी समय से शुरू हो जाता है। जैसे आपने कहा कि पठन वो होता है जो पढ़े और फिर अंदर ग्रहण कर लिया जाए मीनिंग। तो यहाँ पर पठन जो है चित्रों का हुआ, उसके बाद शब्दों का हुआ और उसके बाद वो आ गया आपके जो थोड़ी-सी कहानियाँ आ गई, तो अभी वो सुन रहा है। धीरे-धीरे वो पढ़ेगा और उसके बाद जब आप स्कूल आएगा वो बच्चा ऑलरेडी तैयार होके आएगा। तो ये पेरेंट्स का काम और उसके बाद टीचर अब उसको हाथ पकड़कर एक-एक कक्षा में ले जाए। मात्राओं का अभ्यास ज़रूर से ज़रूर छोटी कक्षा में हो जाना चाहिए। तभी जाकर हम और कोई क्वेरी है तो बताएँ तरुणा जी, दिख रहा है यस कुछ मैम, आपको? एक क्वेरी हाँ। और आई थी कि वाद-विवाद में बच्चों को कैसे पारंगत किया जा सकता है? हाँ, तो तो बाद में बताएँ, कौन यस बताएगा? मैम, आप बताइए। थोड़ा-सा कि आप बच्चों को छोटे-छोटे प्रसंगों से सिखाना शुरू करें और जिस विषय पर वाद-विवाद करना है, उस विषय पर बच्चों को सोचने और समझने की क्षमता बढ़ाएँ उनकी, कि उस विषय पर वाद-विवाद क्यों किया जाना आवश्यक है। अगर वो वाद उसके पक्ष में बोलेगा तो वह क्या बोल सकता है और इसके प्रतिपक्ष में प्रतिद्वंदी क्या बोल सकता है। जब बच्चे को ये स्वयं समझ में आ जाएगा तो वो अपने विचारों को वहाँ उद्घाटित करेगा। तो यह उसके लिए बेनिफिट वाला हो जाएगा कि बच्चा स्वयं उस विषय को समझकर उसमें उतरने का प्रयास कर रहा है। थैंक यू एक्सक्यूज मी मैम। मैम, और आप कुछ मुझे लगता है यस कि मैम। जितनी समसामयिक घटनाएं हैं उस पर आधारित अगर वाद विवाद होगा तो बच्चा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा, क्योंकि बच्चा स्वयं भी जनरल नॉलेज से काफी अपने सोशल में और जीके से काफी अवगत रहता है कि हाँ अभी हाल फिलहाल क्या हो रहा है। जैसे अगर अभी तालिबान की क्या घटना है, अफगानिस्तान की क्या घटना है, अगर इन पे भी हम इस तरह के विषय को भी लें तो बच्चा उस विषय से ऑलरेडी, उस जानकारी से ऑलरेडी वो अवगत है। और बच्चों को पूरा मौका दे कि पहले सुने ध्यान से कि पहला पक्ष क्या बोल रहा है, फिर दूसरा पक्ष क्या बोल रहा है। राइट? तो मुझे लगता है कि समसामयिक घटनाएं बहुत ज्यादा कार्यगत होती हैं। और उसके पहले रिसर्च वर्क, वाद विवाद में तो रिसर्च करेक्ट करेक्ट। जितना वो अच्छा, जैसे आपने बोला है ना समसामयिक हो तो बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, नहीं तो अच्छा उसमें उसमें सिर्फ समसामयिक काम नहीं करता। रिसर्च में पुरानी बातें हिस्ट्री की पुराने वो बात ये पॉइंट आप देते हैं तो काट लगती है। तो ये सारी चीजें बच्चों को आनी चाहिए। कहाँ सूक्तियों का प्रयोग होना है, माने डिबेट तो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट चीज है ना? तो उसकी तो शुरुआत अगर छठी सातवीं में थोड़ा थोड़ा बच्चों को देना शुरू बिल्कुल, किया जाए तब जाके 9वीं 10वीं में मेरे ठीक से ख्याल से बोल कक्षा पाएंगे। 5वीं से ये शुरू करना चाहिए वाद विवाद की जो एक्टिविटीज हैं। यस। तो तरुणा जी और कोई प्रश्न है? नो, बस मैं मुझे यही 2 प्रश्न दिखाई दिए थे
अच्छा। बाकी सब ने आपने हमें अप्रिशिएट किया, इसके लिए आपका हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। आप लोगों के लिए सेशन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। हमारा जो ये छोटा सा प्रयास था आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैम धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद करने से पूर्व एक बात उषा मैम का बोलना चाहती हूँ, उषा मैम के तरफ से, कि हम बच्चों में इन कौशलों को विकसित करने से पहले स्वयं में इन कौशलों को विकसित कर ले। हम ध्यान से सुना करें, पढ़ने की आदत डाला करें, लिखने की आदत डाला करें, और जब इन तीनों का कार्य हो तब हम बोलने की आदत डाला करें, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए, बिना अधूरे ज्ञान के साथ बोलना भी सही नहीं है। तो ये कौशल हमें पहले विकसित हो तभी हम बच्चों में कर पाएंगे। ये बात मैं जोड़ूंगी यहाँ पर, जैसे गांधी जी से किसी ने कहा कि एक बच्चा गुड़ खा रहा है तो आप कृपया करके उसको मना करें, तो बोला ठीक है 15 दिन बाद आना। तो वो सोचे पता नहीं गुड़ खाना मना करने के लिए 15 दिन क्यों चाहिए, है ना। और बाद में जब वो बच्चा आया 15 दिन बाद, तो गांधी जी कहा बेटा ज्यादा गुड़ नहीं खाना, दांत खराब हो जाएंगे। तो बोला मैं सर इतनी सी बात थी गांधी जी, आप तो पहले ही बोल सकते थे। कहते नहीं कह सकता था क्योंकि उस समय मैं खा रहा था, इसलिए मैंने खाना बंद किया, इसलिए मैं अब पूरा कहने का अधिकार रखता हूँ कि ये नहीं खाना। तो जब हम बच्चों कहते बेटा जी पढ़ा करो, बेटा जी लिखा करो, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम खूब पढ़ें और फिर खूब लिखें। और हाँ, इसी बात पर याद आया, अपना लिखा बच्चों से जरूर जरूर शेयर करें। बच्चों को बिल्कुल बहुत बिल्कुल, अच्छा लगता है कि मेरी बहुत मैम अच्छा। ये करती है, मेरी मैम ये करती हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आज, बहुत ही आनंद आया। एक बार सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। AIEF प्लेटफॉर्म का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ्यू सर आपका भी बहुत बहुत आभार कि हम सबको यहाँ पर एक ही मंच पर हम सब इकट्ठा हुए और इतना अच्छा आज का वक्तव्य बना। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर सो थैंक मच। यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर।